हे मैं लवलीत पाठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी कर सकते हैं। एंड देन हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा सैड से, क्योंकि जब जब प्यार होता है किसी को तो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। स्टार्टिंग में हर चीज़ काफ़ी खूबसूरत लगती है, एक दूसरे को जानना, उसके साथ समय बिताना, घंटों घंटे फ़ोन पे बातें करना, ये तमाम चीज़ें ना नॉर्मल लगती है। पर एक टाइम के बाद ये सभी चीज़ें बोरियत से भर जाती है, कभी किसी मजबूरी की वजह से, कभी किसी और रीज़न की वजह से। जब इंसान ब्रेकअप करता है तो इंसान ब्रेकअप के दर्द से मर जाता है। क्या कोई ब्रेकअप के बाद उभर पाएगा? कहानी इसी पे बेस्ड होने वाली है। थोड़े से आंसू वासू आने वाले हैं तो प्लीज़ पानी ले लेना, टिश्यू रखना। हालांकि एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है, बट फिर भी थोड़ा सा सैड सीन के साथ में। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करोगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। एक फ़ोन रिंग एंड देन सब कुछ माहौल रुक सा जाता है, लेकिन वो शख्स बस चीखते हुए कहता है, नहीं, आई एम कमिंग। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। दरवाजा ओपन होते ही एक शख्स चहचहाते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम आ गए? जहाँ पे वो शख्स कहता है, ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वांग जी। वो एक लकड़ी का काम करता है, मतलब कि लकड़ी काट कर बेचने का काम करता है। विंग रूम रेंटर है, जिसके घर में लैन वांग जी रहा करता था। इनकी लव स्टोरी कैसी हुई ये हम बाद में जानेंगे। वो अंदर आते ही विंग, जो कि चूल्हे पे खाना बना रहा होता है, डम्पलिंग्स फिल करते हुए कहता है, देखो मैं मोमोज बना रहा हूँ और इसके बाद हम खाना खाने वाले हैं। तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या चाय? विंग जी उसे देखता है और सामने वाले चेयर खींच कर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग डम्पलिंग फिल करते हुए कहता है, आज कितना लकड़ी बेचा और दुकान पे ग्राहक थे या नहीं? विंग जी उसे देखते हुए कहता, विंग विंग कहता, हाँ बोलो, बस हो गया, ये इसमें जाएंगे और 10 मिनट में भाप लगाऊंगा और टेबल पे लगा दूंगा, बस हो गया। आज तुम घर जल्दी आ गए, क्या बात है, कोई परेशानी है? हंग जी अपने दोनों हाथों को चेयर के दोनों हैंडल पे रखा हुआ था, उसे देखते हुए कहता है, चलो हम ब्रेकअप करते हैं। विंग के हाथ से डम्पलिंग्स जो कि फिल करने के लिए उठाए हुए थे वो नीचे गिर जाता है और कहता है, क्या हुआ लंजा, क्या बोल रहे हो? तुम प्रैंक कर रहे हो ना? हो गया, बस ठीक है ना, जल्दी खाना लगा देता हूँ। क्या क्या बाहर कुछ देख के आए हो क्या? वंग जी अभी भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करता है और सामने देखते हुए कहता है, विंग हम सीरियस, चलो ब्रेकअप करते हैं। विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा ब्रेकअप करते हैं? ये कोई हलवा है कि ब्रेकअप कर लेते हैं? हाँ, हमने कुछ दिन पहले ही इंगेजमेंट किया है, हम शादी करके साथ रहने वाले हैं और तुम कह रहे कि ब्रेकअप करना है? क्या मजाक है ये? इतना बोल विंग खोलते हुए पानी के ऊपर हाथ मार देता है, जिससे वांग जी उसका हाथ पकड़ते कहता, विंग क्या कर रहे हो ये? हाँ, विंग कहता है, दर्द हो रहा है, फिर क्यों जा रहे हो? बोलो, बताते क्यों नहीं? हाँ, मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हें चीट किया है? क्या क्या मैंने किसी और के साथ कुछ किया है? या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, या फिर आज के बाद तुम ना रूम रेंट मत देना, कुछ मत करना, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, प्लीज़। ये मत बोलो कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं, प्लीज़। तुम तुम सुन रहे हो? बोलो मुझे। हंग जी उसके हाथों को देखते हुए कहता, चलो पहले फर्स्ट एड करो, इस पे क्रीम लगाते हैं। बींग अपना हाथ झटकाते हुए कहता, क्यों क्रीम लगाना है? मेरे सवालों का जवाब दो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ हुआ है? मुझसे कहो, पैसे चाहिए, किसी को देना है? मैं पापा को कॉल करता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे। विंग कहता है, लेकिन क्यों? वांग जी कहता है, मैं बोर हो गया हूँ तुमसे विंग,
थोड़ा सा पीछे हो जाता है। चूल्हे के ऊपर उसके हाथ पड़ गए थे, हाथ ऑलमोस्ट जल गए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग विंग कहता बस बस दूर रहो। और क्या? हाँ, वांग जी कहता है स्टार्टिंग में सब अच्छा था, नया सा था, तुम्हारे साथ रहना, टाइम स्पेंड करना पसंद था, लेकिन अब बोरियत भरा लगता है मुझे। मेरा मन नहीं करता तुम्हारे करीब आने का, तुम्हारे साथ सोने का, और 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 फिजिकल होने का। विंग कहता है ओह, तो कोई और पसंद आ गया है? वांग जी कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ। मैं मैं थोड़ा सा आज़ाद होना चाहता हूँ। ऐसे लगता है जैसे कि मैं किसी कैद में गिरफ्त हो गया हूँ। मुझे मैं बस जाना चाहता हूँ। विंग कहता है क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें ये कैद लग रहा है लंजा? वांग जी कहता है रोज सुबह सुबह उठकर तुम्हारा तुम्हारा चेहरा देखना, जितने प्यार से तुम मेरे लिए सभी चीज़ें करते हो, वो सभी चीज़ें करते हुए देखना। बोलने से पहले मेरे सामने में सब कुछ लाकर रख देते हो, मेरे लिए सभी चीज़ें आसान बना रहे हो। ये सभी चीज़ें अजीब लग रही है, ऑकवर्ड लग रही है। जब से इंगेजमेंट हुआ है तब से तुम मेरा मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हो। मुझे ये सभी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। विंग उसे देखता है और कहता है वाह, तो ब्रेकअप करने का यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है? वांग जी कहता है हाँ, और मैं अभी जा रहा हूँ अपना सारा सामान लेके। विंग कहता है सच में? ठीक ठीक है, जा सकते हो। हैप्पी जर्नी। इतना बोल विंग दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने हैंड उठाकर उसे टच करने ही वाला था, लेकिन वो अपने हाथ खींच लेता है। रूम में जाता है, 2 सूटकेस में अपने जो भी सामान आ रहे थे उसे वो सब कुछ पैक करता है। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बाद वो बाहर आता है, क्योंकि सामान भी उसने अच्छे से पैक नहीं किया था, जैसे तैसे करके ठूस लिया हुआ था उसमें। बाहर आते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, ये कुछ एडवांस है, इसे रखो। इतना बोलकर जाने की होता है तो विंग पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे पैसे का लिफाफा रखा हुआ था। विंग उसके पास आते हुए कहता है लंजा ठहरो। वांग जी रुक जाता है। उसे लग रहा था विंग उसके पास आएगा और गले लगाएगा, लेकिन विंग आते हुए कहता है हैप्पी जर्नी, हाँ, और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। इसे रखो, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे की थोड़ी सी किल्लत है, तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। आ, जब जब तुम जा रहे हो तो कभी कभी मैं मैं आ, आ, छोड़ो, जाने दो। जाओ जाओ। इतना बोल विंग पीछे मुड़ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे ऐसे उसके पास आने ही वाला था कि, लेकिन विंग किचन साइड जाने लगता है, चलने लगता है, जहाँ पे वांग जी की कदम वहीं रुक जाते हैं और हाथ में वो लिफाफा था। वांग जी गेट ओपन करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग पलटता है, वहाँ पे बैठ जाता है और रोने लगता है। रोते हुए कहता है क्या किसी को चाहना गलत होता है? के बारे में बात करना, केयर करना गलत होता है? जिसे हम अपना मानते हैं उसके लिए हम सब कुछ करते हैं, पर वो शख्स हमसे उस तरह से व्यवहार क्यों नहीं कर सकता? हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, उसके लिए सभी चीज़ें अवेलेबल रखना, खाने से लेकर सोने तक का सामान रखना, और रात में उसकी बाहों में अपने आप को सौंप देना, बस उस सुकून भरी नींद के लिए। लंजा, पर क्या ये बोरियत भरा होता है? आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था?
आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? मैंने तो मैं मैंने तो बस अपना 100% दिया था ना लंजा, बट प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही रहूँगा। तुम जो कहोगे मैं मैं वही करूँगा। प्लीज वापस आ जाओ लालजान, प्लीज वापस आ जाओ। मैं मैं मर जाऊँगा। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ लालजान, जो कि बाहर निकलने के साथ ही जब वो मेन रोड पे आता है, उसके लिए 2 कार पहले से ही खड़ी थी। वो बहुत सैड था। वो वापस से वहाँ आता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी पहले से ही वेट कर रहा था। बंगजी के हाथ से वो सूटकेस ले लेता है, जहाँ पे सामान को पीछे डिक्की में डाला जाता है। गेट ओपन करने के साथ ही वहाँ बैठ जाता और कहता है, वो कहाँ है? क्रिस उसे कहता है, पर लावा, पहले पहले आपको आपको घर चलना चाहिए। तो बंगजी कहता है हम, और कहता है कुछ लोगों को यहाँ रहने दो ताकि ताकि उसकी सेफ्टी हो सके, है ना? क्रिस कहता है जी लावा, इतना बोल वो कार वहां से चली जाती है, जहाँ पे भी रोते हुए उठता है। चूल्हे की आग को, मतलब लकड़ी को निकाल के बुझा देता है। जो डंपलिंग वगैरह बना रहा था वो सारा डंपलिंग सब उठाकर कचरे में डाल देता है। खाने पीने का जितना भी सामान था वो सब कुछ ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। घर के सारे लाइट्स को ऑफ करते हुए कॉर्नर में जाके बैठ जाता है और कहता है, मैंने पागलों की तरह प्यार किया। मैं खुद तुमसे दूर जाना चाहता था और तुम मुझे अपने पास लेकर आए। मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया। एक जुनूनियत भरी दीवानगी, वो सब खत्म हो गया। वो सब कुछ खत्म करके आज 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 चले गए। लंजा, तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत चाहोगे। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल ख्याल रखोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैंने बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने बस तुम्हारा साथ मांगा। पर अब लगता है मुझे मुझे साथ साथ भी नहीं मिलेगा। मुझे मुझे वो दर्द अकेले अकेले झेलना नहीं है। मुझे मुझे नहीं नहीं झेलना। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ लांजान, प्लीज वापस आ जाओ। उसके बाद विंग उठता है। वो भी अपना एक सूटकेस पैक करता है और उसके बाद उस घर को एक बार देखता है। घर देखने में काफ़ी खूबसूरत था। इस घर को विंग और लांजा ने साथ मिलकर बनाया था। विंग उस घर में जो कुछ भी था वो सब कुछ वैसे ही छोड़ देता है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग जो कि एक ऐसी जगह पे चला जाता है जो कि बर्फ से घिरा हुआ जगह था। वो चाइना के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस था। वो हमेशा से वहाँ जाना चाहता था। वहाँ पे उसके दादाजी की प्रॉपर्टी थी। वो अपनी मम्मी पापा के घर जाकर अपनी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहता था। वो वहाँ के लिए बस लेता है और निकल जाता है। जब भी अपने घर से बाहर निकला था तो गार्ड लोग, जो कि बस बाहर थोड़ा दूर पे जहाँ पे वंगजी की लकड़ी का जो शॉप था वहाँ पे पहरा दे रहे थे और घर की ऊपर वाली लाइट जल रही थी।
तो उन लोगों को लगा कि विंग अंदर ही है। दैट्स वाई उन लोगों ने उसके घर के आसपास जाने की जहमत नहीं उठाई थी। तो वो सब लोग वांग जी, जो कि एक लकड़ी बेचने का काम करता था, मतलब लकड़ी काटता था, लकड़ी बेचता था, ठीक है, तो वो लोग उसी के शॉप पे रुक जाते हैं। उसके बाद इधर विंग बस लेके चला गया हुआ था और इधर सारे गार्ड्स वहीं पे थे। विंग जो कि उस बस में अपनी आंखें बंद कर देता है और उन रंगीन खूबसूरत से सपनों में खो जाता है जहाँ पे वो पहली बार वांग जी से मिला था। विंग पहली बार कुसू आया था, वो बहुत खुश था। 21 साल का विंग बहुत चहचहाता हुआ बस से उतरा था। वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, हालांकि उसके पास डोम में रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपना सारा सामान ले करके और वो चला जाता है डोम में, जहाँ पे उसे चाबी दे दी गई थी। उस रूम में पहुंचते ही उसके दोस्त था नी हिसेंग, जिसे देखते ही कहता है, हाय, क्या इस रूम में हम दोनों रहने वाले हैं? नी हिसेंग उसे देखता और कहता, वाह, तो तुम न्यू बॉय हो? तो कहता, नी सिंह कहता है, हेलो, मेरा नाम नी सिंह है। विंग उसे हैंडशेक कर लेता है एंड देन फिर दोनों बंदे अपना अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। नी सिंह कहता है, देखो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सामने वी मार्ट है, वहाँ से हम ले सकते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग में मेस में खाना मिल जाता है तो वहाँ हम खा लेंगे, ओके ना? तो विंग कहता है, इतना बोल कर विंग और नी सिंह अपनी जगह पे लेट जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, कॉलेज से रिलेटेबल चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह विंग और नी हिसेंग दोनों वो उठते हैं, फ्रेश होते हैं और वापस से मैस की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे खाना मिलने वाला था। नी हिसेंग अपने अपने लाइन में लगे हुए थे, जहाँ पे विंग ने पहली बार वांग जी को देखा था। वांग जी बहुत सारा लकड़ी ला करके मैस में रख रहा होता है, जहाँ से खाना बन रहा होता है। तो वो पीछे वाले रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पे विंग ने उसे देखा था। विंग उसे देख ही रहा होता है। नी हिसेंग उसे कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, वो कौन है? नी सिंह कहता, ओ, देखने में काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है ना? पर वो लकड़ी बेचता है, वो वी मार्ट के पीछे वाले एरिया में रहता है। पता नहीं कौन है, पर अक्सर वो यहाँ पे लकड़ियाँ सप्लाई करने आता रहता है, कभी कभी गट्टे वगैरह भी ले जाता है, पता नहीं क्या करता है, क्या करना है, छोड़ो ना। इतना बोलकर नी सिंह अपना प्लेट उठाकर खाना ले लेता है, लेकिन विंग उसे देखता ही रह गया था। फिर बाद में वो भी खाना लेता है और खा लेता है, क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। नॉर्मली 10-12 दिनों तक विंग सेम बिहेवियर नोटिस करता है, जहाँ पे वांग जी को वो रोज उस टाइम पे लकड़ी रखते हुए देख रहा होता है। विंग को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी इसके बारे में जानने के लिए, इसलिए वो नी सिंह से कहता है उसे वी मार्ट से कुछ एसेसनल चीज़ लेनी है। तो वो जा रहा है, वो अपने लिए एसेसनल चीज़ लेने के लिए वी मार्ट चला जाता है, जहाँ पे उस वी मार्ट में पहले तो वो सामान वगैरह ऐसे चेकआउट कर रहा होता है और वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन अचानक से दूसरे ड्रॉ में घुसने के साथ ही वो किसी से टकरा जाता है। विंग झल्लाते हुए कहता है, दिखाए। लेकिन सामने वांग जी था, जिसने ऐसे ब्लैक कलर का हांग गंजी पहना हुआ था, उसके ऊपर लेदर जैकेट था और एक्सीडेंटल वाले जीन्स थे, और हाथों में एक चिप्स का पैकेट था जो कि वो रख रहा था। विंग उसे देख ही रहा होता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, क्या? हाँ। विंग कहता है, कुछ नहीं, वैसे आई एम सॉरी। वांग जी उसे बस एक कोल्ड निगाहों के साथ में देखते हुए वहाँ से निकल जाता है। विंग भी लग, हे वेट। पर वांग जी उस चिप्स को रख देता है, जो सामान रखा हुआ था वो उठाता है, वहाँ पे रख के बिलिंग कराने लगता है। विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वांग जी बस उसे घूर कर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, आ, लगता है आप बात नहीं करना चाहते। वांग जी बिलिंग करने तक विंग बार बार उसे देख रहा होता है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांग जी अवॉइड करते हुए पूरा पैसा पेड करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पर विंग उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वे वांग जी एक बार पलट के देख लेता है, पर विंग उसके पीछे पीछे चलते जा रहा होता है। वांग जी अपने लकड़ी वाले शॉप पर आ गया हुआ था, सारा सामान लकड़ी के बने बॉक्स के ऊपर रख देता है और वो पीछे मुड़ते हुए कमर पे हाथ लेते हुए कहता है, क्या बात है? हाँ। विंग कहता है, मैं बस आपका नाम जानना चाहता हूँ। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, देखो लड़के, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम जिस एज में हो, मैं इस एज से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है तुम मुझे देखकर मेस्मराइज्ड हो रहे हो। तुम्हें शायद मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि तुम मुझे लाइक भी करने लगो, लेकिन मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। मुझसे दूर रहो। और दूसरी बात ये,
प्यार, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें बकवास है, इनसे दूर रहो। जहाँ पे विंग कहता है अरे अरे अरे, मैंने कुछ कहा भी नहीं, और अपने मन से क्या खाली पुलाव पका रहे हो, मैं तो बस नाम जानना चाहता था। वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है और मेरी एज 30 साल है। मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, तो मैं बच्चों को डेट नहीं करता। अगर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव लग भी रहा हूँ तो मुझसे दूर रहो। देखो, मैं यहाँ पे लकड़ियाँ बेचता हूँ, काटता हूँ, दिन के 8 से 1 हज़ार रुपये कमाता हूँ, जिससे मेरा बस गुजारा चलता है। मैं किसी और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता। जिस विंग कहता है तो मैंने कब कहा मेरा बोझ उठाओ, मैं तो बस नाम जानना चाहता था। नाम जानने में बुराई है क्या? वैसे एक बात तो अच्छी है, तुम अट्रैक्टिव हो, बट आ सही कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें एडमायर करता था। बट अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। इतना बोल रही उसे बाय बाय करते हुए चला जाता है। जहाँ पे वांगजी बस उसे जाते हुए देखता है, सर सेक करता है और वापस से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। बिंग वहाँ से भनभनाते हुए आ रहा था और कहता है बहुत अजीब है, बात करने की तमीज़ नहीं है। मैं तो बस जानना चाहता था, जानने में क्या प्रॉब्लम थी, मुझसे बात ही कर लेता अच्छे से। इतना अकड़ू होने की क्या ज़रूरत थी? अकड़ू होना ज़रूरी है क्या? और वो बोलते हुए बीमार से कोई सामान भी नहीं लेता, रूम पे आ जाता है। जहाँ पर नीही सिंह कहता ओहो, तुम तो एसेंशियल वाली चीज़ लेने गए थे, अब तुम्हारा वो सभी कहाँ गया? सोप, बाथ और शैम्पू वगैरह किधर है? विंग कहता है आकर बैठते हुए वो थोड़ा अजीब है, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। अगर वो मुझसे अच्छे से बात कर लेता तो क्या हो जाता? मैं इतना बुरा दिखता हूँ क्या? पर मैं तो फोटो में अच्छा दिखता हूँ ना। नीही सिंह हंस देता और कहता है अरे मेरे लवर्स, मेरे तोता, तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है मुझे वो मिला था। तो नीही सिंह कहता है तुम्हें वो लकड़ी काटने वाला ही मिला था क्या? तो विंग कहता है पर उसकी पर्सनालिटी देखो ना, उस पर बिल्कुल मैच नहीं करती। पर हाँ, लकड़ी काटते वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लगता होगा ना। नी सिंह कहता है हाँ, वो तो लगता ही होगा, बिल्कुल माचो मैन टाइप से। नी सिंह की बात सुनने के बाद विंग कहता है पर वो इतना रूड बात कर रहा था, मैं क्या बोलूँ? उसने मुझे बोला मुझे दूर रहो, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, तुम मुझे लाइक कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये वो दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। नी सिंह हंसते हुए कहता है ओह, तुमने उसे प्रपोज नहीं किया, उसने पहले तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, बेचारा। ओहो, नी सिंह की बात सुनने के बाद विंग पिल्लू लेकर उसे मारते हुए कहता है मैं ना मारूंगा तुम्हें, जाओ अपनी जगह पे जाकर सो जाओ। इतना बोलते हुए विंग अपनी जगह पे जाकर पीठ के बल लेट गया हुआ था। विंग को बहुत वैसे ना खींच आ रही होती है वांग जी के ऊपर। विंग अगले दिन वापस से सुबह के टाइम पे मैस में जाता है तो वो आज वांग जी को नहीं देखता। विंग क्यूरियस था क्योंकि आज वो नहीं दिखा था। विंग कुछ नहीं बोलता और वापस से अपना खाना ले लेता है। खाना ले लेने के बाद वो खा रहा होता है तो नीही सिंह कहता है क्या हुआ? विंग कहता है अरे आज मैंने उसे ना नहीं देखा, उसे क्या हुआ होगा? क्या उसकी तबीयत खराब है या उसे कुछ हुआ है? नी सिंह कहता है देख, पहली बात तो ये कि तू उसके बारे में बात करना बंद कर दे। दूसरी बात ये कि अगर तुझे जानना है तो जा उसके शॉप पे जा और खुद पता करके आ जा। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं गया तो वो मुझ पे गुस्सा करेगा ना, छोड़ो खाना खाते। इतना बोल विंग वहाँ पे खाना खाने लगा था। सब कुछ हो जाने के बाद वो क्लास चले जाते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद विंग रोड पे ना चल रहा होता है। नी सिंह कहता है हे, मुझे लाइब्रेरी जानी है, तो चुपचाप रूम पे चले जाइयो। विंग कहता है रूम पे जाके मुझे बोर नहीं होना, मैं कहीं घूमने ही चला जाता हूँ। तो कहता हाँ हाँ बाबा हाँ ठीक है जाओ, उसको भेज देता है। फिर विंग आराम से वो रोड पे साइड से चल रहा होता, चलते चलते वो मॉल तक आ गया हुआ था। उसे देखते हुए कहता है हाँ चलो यहाँ आया हूँ तो कुछ देख ही लेता हूँ। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है जहाँ पे विंग मॉल आता है। अपने लिए एक दो टी शर्ट ट्राई करता है, सस्ते वाले थोड़े से। वो ट्राई कर ही रहा होता है तो उसका फ़ोन चल नहीं रहा था। वो कॉल करता है अपने पापा को, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं हेलो। विंग कहता है पा, पैसे नहीं आ रहे मेरे फ़ोन में, आपने क्या किया है? उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हारे कार्ड ब्लॉक किए हैं। विंग कहता है पा, आप मेरे कार्ड ब्लॉक क्यों कर रहे हो? आप मेरे कार्ड खोलो। उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दूंगा मैं। इसके बाद वो कहता है नहीं पा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके पापा कार्ड खोल देते हैं तो विंग पीट करता है।
वो उसमें स्टारबक्स में जाता है, कॉफ़ी बाय करता है, टेबल पुल करते हुए ऐसे खींच के बैठ जाता है और पी रहा होता है। अचानक से उसे वांगजी दिख जाता है, जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है। विंग जल्दी से उसे डस्टबिन में फेंककर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन भीड़ में वांगजी कहीं खो जाता है। विंग उसे ढूंढते ढूंढते पार्किंग लॉट तक आता है, लेकिन पूरा पार्किंग लॉट खाली था। अब पार्किंग लॉट में कुछ ऐसे टपोरी टाइप्स के बच्चे थे जो कि जा रहे होते हैं। अचानक से विंग को देखते ही वो सब लोग उसे आते ही उसे घेर लेते हैं, जहाँ पे विंग डर गया था और कहता है, क्या करने वाले हो? हाँ। वो सब लोग कहते हैं, हो हॉटी, कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं लग रहे हो? क्या तुम क्यूट बॉय फ्रेशर से आए हो? बोलो। इतना हॉट और क्यूट बनकर मॉल में आने की क्या ज़रूरत थी? विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? तुम लोगों के घर में बाप भाई नहीं है क्या? वो सब हंसते हुए कहता है, हमारे घर में नहीं है, तुम्हारे घर में है तो भेज दो। ऐसे बोलकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं, जहाँ पर विंग कहता है, प्लीज़ नहीं नहीं, और उसे एक को धक्का देकर भागने ही वाला था कि सामने वो वांगजी से टकरा जाता है, जहाँ पे विंग हाँफ रहा होता है और कहता है, मुझे मुझे प्लीज़ बचा लो। वांगजी उसे अपने पीछे करता है एंड देन उन सबको पकड़ के एक एक करके हाथ पैर तोड़ के बराबर कर देता है। उन सबको पीट लेने के बाद वांगजी विंग को उठाकर उसका सामान दे देता है, जहाँ पे विंग कहता है, थैंक यू सो मच। वांगजी बिना कुछ आंसर किए, मतलब बिना रिप्लाई किए, वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे विंग उसके पीछे भाग कर आ जाता है। वांगजी अपने बाइक पे जा रहा होता है, जहाँ पे विंग बस खड़ा था। वांगजी कहता है, बैठो। विंग बैठ जाता है, जहाँ पे वांगजी जैसे बाइक चलाता है, विंग फटक से उसकी कमर को पकड़ लेता है। विंग उसे पकड़ते ही कहता है, थैंक यू सो मच। वांगजी कहता है, यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ। विंग कहता है, शॉपिंग के लिए आया था। वांगजी कहता है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? विंग कहता है, वो वो लाइब्रेरी चला गया था। वांगजी उसे 2 मिनट तक लेके आता है। वहाँ आने के साथ ही विंग उतर जाता है और खड़ा था। वांगजी उसे बस ऐसे ना घूर के देख रहा होता है। विंग कहता है, आपका शुक्रिया। वांगजी कहता है, अंदर जाओ। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं जाता हूँ। इतना बोल विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो जब अंदर आता है तो निही सिंह आ चुका था, तो उसे पूछता है, ओहो तुम इतना लेट आ रहे हो, कहाँ थे? तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मॉल गया था। निही सिंह कहता है, हाँ मॉल जाते हैं लोग, पर उसके बाद मुस्कुराते हुए नहीं देखता मैंने किसी को। क्या खरीदा? तो विंग कहता है, मुझे छोड़ने के लिए वो आया था। तो कहता, ओ वो कौन? कहता, वो लानवांग जी। नी सिंह कहता, ओहो तो आग दोनों तरफ लगी है। कहता, नहीं उसने मेरी जान बचाई। नी सिंह पैनिक होते हुए कहता है, क्या हुआ था तुझे? जिस पे विंग बता देता है कि कैसे उसे गुंडे लोग छेड़ रहे होते, बदमाश लड़के। तो वांगजी आकर के उन सबकी पिटाई करता है और फिर उसे सेफली यहाँ ले आता है। ये सिंह कहता है, ओह गॉड 2 घंटे के लिए तुम्हें क्या छोड़ा? देखो तो। विंग कहता, मैं इतना कमजोर भी नहीं था, मैं भी पीट सकता था। ये सिंह कहता, हाँ रहवा दो। इतना बोल वो वापस से देखता है कि क्या लेके आया। ये सिंह उसे देख रहा होता है, लेकिन विंग के दिमाग में वांगजी ही चल रहा था। अब अगले दिन वो वांगजी से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी क्लास मॉर्निंग के 8 बजे थी, तो वो क्लास अटेंड करने के लिए चला गया था। इसलिए शाम को वो थोड़ा सा स्वीट्स लेते हुए उस डी मार्ट के पीछे वाले गली की तरफ जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे एक शॉप दिखाई देता है, जो कि लकड़ी का था, जहाँ पे बहुत सारे लट्ठे रखे हुए थे, जहाँ पे वो पहले भी जा चुका था। वो उन सारे लट्ठे को देखते हुए साइड से धीरे धीरे करते हुए बीच में जाता है, जहाँ पे एक शख्स जिसने कुछ भी मतलब पैंट वेयर किया हुआ था ब्लैक कलर का, ऊपर कुछ नहीं वेयर किया हुआ था, माथे में हैट था और हाथ में बहुत बड़ा कुल्हाड़ी था, जिसे वो काट रहा होता है। ये देखकर विंग मेस्मराइज्ड होकर के उसकी पूरे बॉडी को देख रहा था। सिक्स पैक, डोले सोले, वो बाइसेप्स, सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक थी। अब वो बस मेस्मराइज्ड होकर उसे देख रहा होता है। वांगजी को जब एहसास होता है कि उसके अलावा कोई और है यहाँ पे, तो वो उस तरफ देखता है, जहाँ पे विंग को डे ड्रीमिंग करता हुआ देखकर उसके पास आता है। चुटकी बजाते हुए उसे रियलिटी में वापस लाते हुए कहता है, यहाँ क्यों आए हो? विंग कहता है, ये आपके लिए थैंक यू गिफ्ट। आपने मेरी जान बचाई थी ना, बस उसी के लिए। वांगजी उसे देख लेता है और लेकर के लकड़ी के गट्टे पे रख देता है। कहता, हो गया तो जाओ यहाँ से। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वो जब जा रहा होता है, वांगजी कहता है, ठहरो।
रिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह माय गॉड, उसने मुझे रुकने के लिए बोला। फिर वो मुड़ जाता है। हंग उसके पास आता है और कहता है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे दूर रहो। हम्म, और अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा मैं। रिंग डर के मारे कहता है, हाँ मैं समझ गया। इतना बोलकर वो भाग जाता है। अब क्योंकि विंग का हमारा मुंह बन गया हुआ था, वो वापस से पूरे रास्ते फिर से वांग जी को कोस रहा होता है और कहता है, हाँ, मुझे क्या पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, पर इतना सरा हुआ शक्ल बनाने की क्या जरूरत है। मैंने तुम्हारी बिल्ली थोड़ी चुराई थी। मुझे 2 मिनट हंसी से बात कर लेते तो क्या हो जाता, मेरा बावरा दिल शांत हो जाता। मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, पर ये क्या बताने की जरूरत थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे गुस्सा आ रहा है। उह। और ये बोलते हुए खींचते हुए वो वापस से अपने रूम पे आ जाता है, जहाँ पे नीर सिंह कहता है, विंग मेरे साथ क्लब चलोगे? विंग कहता है, हाँ, क्लब। कहता तो कहता ठीक है। इतना बोल कर वो दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं, जहाँ पे उस वी मार्ट का जो ऑनर था, वो जिसका नाम हालियान था, वो नीचे आ जाता है। आते ही कहता है, हे हाय। तो विंग और वो दोनों से देखता है, कहता है हाय। कहता है, मैं वो उस वी मार्ट में रहता हूँ। तो कहता है, हाँ, उसमें रहने की भी जगह है। कहता है, मैं उस स्टोर रूम में रहता हूँ। कि तुम लोग क्लब जा रहे हो? तो नीर सिंह और विंग दोनों हाँ में जवाब दे देता है। हलियन कहता है, तो चलो हमारे साथ। विंग कहता है, ओके। इतना बोल कर वो तीनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पे क्लब पहुंचने के साथ ही विंग कहता है, देखो, हमें ना ड्रिंक लेने की ज़रूरत है। तो विंग कहता है, पर मैं ड्रिंक नहीं करता। हलियन कहता है, कम ऑन। नीर सिंह कहता है, वही तो, कम ऑन, चलो ड्रिंक करते हैं बाबा, हम बैचलर्स हो चुके हैं। इतना बोलकर उसे काउंटर पर लाते हैं। तीनों लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हलियन विंग के साथ बॉडी से चिपक के डांस कर रहा होता है। नशे की हालत में विंग को पता नहीं चल रहा था, इवन नीहे सिंह को भी। हलियन नीहे सिंह कहता है, हे, विंग को नशा हो रहा है, इसे घर छोड़ना होगा। तो हान कहता है, क्या तुम छोड़ दोगे? हलियन कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नीर सिंह कहता है, हाँ बाबा, मुझे तुम पर भरोसा है। इतना बोलकर वो उसे कहता है छोड़ने के लिए। हलियन विंग को हालांकि अच्छे से लेके आ रहा होता है। विंग जो कि नशे की हालत में था, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। तो वो जैसे ही कार से बाहर निकालता है, तो हलियन उसे कैच करने ही वाला था, मतलब कि वो निकालता है तो उसके हाथ को अच्छे से पकड़ने वाला था, लेकिन विंग जो था उसके ऊपर लेन होते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। और वो वांगजी को इमेजिन कर रहा था, पर तुम मुझे देखते क्यों नहीं? मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। इतना बोलकर उसके पैरों के ऊपर चढ़ जाता है और उसके गोद में चढ़ जाता है। ये सारा सीन नन अदर देन हमारा लान वांगजी, जो कि जा रहा होता है, खड़े होकर देखने लगता है। जहाँ पे लियान विंग से कहता है, हाई हाई, नीचे उतरो ना, तुम बहुत भारी हो। विंग कहता है, नहीं, मैं भारी नहीं हूँ, मुझे मुझे किस करना है तुम्हें, तुम बहुत बहुत हॉट हॉट हो। इतना बोलकर उसके गालों को ना बार बार पप्पी ले रहा होता है वो, ऐसे करके। जहाँ पे वांगजी को जो छाँव था, उसके पास जाता है, उसके गोद से विंग को उतार देता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम किसके गोद में चढ़े हुए? विंग उसे देखते हुए कहता है, दादाजी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे हालियान हंसते हुए कहता है, ये दादाजी है। और वो भी नशे में था। तो विंग कहता है, ऐसे छोड़ो मुझे, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ये सुनना हुआ ही था। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता, बोलो तुम मुझे। वांगजी कहता है, होश में आओ, वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। हलियान कहता है, हे, मैं ना इसका फायदा नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना, मैं इससे पूछूंगा और अगर इसने हाँ बोला तो मैं जरूर उठाऊंगा, नहीं बोला तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डिसेंट बच्चा हूँ। अक्षय से घूर कर देखता है तो हलियन भी लाइक, ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विंग कहता है, तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो जाओ, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। तुम्हें वो पसंद है तो मुझे क्यों क्यों आया मेरे पास? इतना बोलकर वो हलियन के कंधे पे हाथ रखते कहता, चलो मेरे साथ। नहीं, सिंह भी नहीं है, हम दोनों रात भर मजे करेंगे। भाई साहब, ये सुनते ही जी, जिसका पूरा दिमाग घूम गया था, उसे रोकता है, उसे उठाते हुए उसे अपने ऐसे खींचता है, उसके लिप्स को काट देता है। जिसके बाद विंग चीखते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? हाँ। हंग जी कहता है, क्या करोगे उसके साथ पूरी रात? हाँ, क्या करने वाले हो उसके साथ, बताओ मुझे। मुझे ये सोच कर गुस्सा आ रहा है।
विंग कहता है तुम्हें क्या, बोलो मुझे, तुम्हें क्या? वांग जी कहता है मुझे क्या, मुझे ही सब कुछ करना है। ये बोलकर विंग को सीधे उठाते हुए कंधे पे ले लेता है, जहाँ पे हान लियन कहता है हे रुको, तुम रुको, मैंने बोला रुको रुको रुको, अरे रुको यार, कहाँ लेके जा रहे हो, उसे छोड़ो ना। फिर वांग जी विंग को लेकर के उसी लकड़ी वाले घर में लेके आया था, जहाँ पे अंदर रहने का एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस बेड पे लाके पटक देता है, जहाँ पे विंग अपने कमर को पकड़ते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, मेरा कमर दर्द हो रहा है। वांग जी उसे कहता है क्या करने वाले थे, हाँ क्या करने वाले थे? विंग कहता है तुमसे मतलब, तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, कहाँ है वो, बताओ मुझे, मुझे भी देखना है। वांग जी उसे देखता रह कहता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सुना तुमने, मुझे मुझे किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाना। पर तुम क्यों आ रहे हो बार बार, हाँ बार बार मेरे सामने में क्यों आ जा रहे हो, बोलो मुझे। पिंक कहता है मैं कहाँ आ रहा हूँ, वो तो हमारे रास्ते आते जाते ऐसे ही टकरा जाते हैं, अब टकरा जाते तो उसमें मैं क्या करूँ। वांग जी कहता है पहले मुझे किसी ने इतना परेशान नहीं किया है। पिंक कहता मैंने कोई परेशान नहीं किया, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं वही करता हूँ जो जो मुझे बोला जाता है, देखो मैंने तुम्हें। वांग जी कहता है चुप, एकदम चुप, साड़ा। पिंक कहता है राम जी अपने मुंह चमकाते हुए उसे देखता है, वापस से उसे नीचे ऐसे पुश कर देता है, कहता है सो जाओ। पिंक कहता है पर मुझे गर्मी लग रही है। राम जी फैन चला देता है, जहाँ पे विंग टांग वांग पसार के एकदम सोया हुआ था। राम जी उसके बगल में लेट जाता है, जहाँ पे आधी रात में विंग उसके हैंड चेस्ट के ऊपर हैंड रख देता है, पैर के ऊपर पैर रख देता है और उसे हक किए हुए था, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा होता है। हालांकि उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, उसे अजीब सा लग रहा था। वो विंग के हैंड्स को लेकर के अपने पैंट के अंदर डाल देता है और उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वो ऊपर से उसके हाथ को प्रेस कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड और एक्साइटेड फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो विंग को डराना नहीं चाहता था। वो जैसे तैसे करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हुए विंग के हैंड को क्लीन करते हुए आराम से लिटा देता है और वो फिर बाहर लकड़ी काटने चला जाता है। अब इतनी रात को लकड़ी काटेगा कोई, तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ तो आएगी ही। तो वो ना ऐसे खट खट की आवाज़ आ रही थी। विंग का ऑलमोस्ट 4-5 बजे नींद खुलता है, तो वो देखता है कि आवाज़ आ रही है बाहर से। विंग पहले तो मतलब हाँ करके देख रहा था कि वो कहाँ है, और दूसरा ये कि जब वो वांग जी को लकड़ी काटते हुए देखता है तो कहता ओह सेट, मैं यहाँ पहुँच गया नशे की हालत में। ओह माय गॉड, अगर इसने मुझे देखा तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। इससे पहले भाग ले बेटा, तू भाग ले। विंग अपने कपड़े को सही सलामत देख कर समझ जाता है कि वो बचा हुआ है, और वो वहां से सीधा चप्पल उतारता है, लंक लेके बाहर भागता है गली से होकर, क्योंकि वांग जी को बिल्कुल पता नहीं था। विंग अपने डोर में आके रूम बंद कर दिया हुआ था। इधर वांग जी जब पूरा लकड़ी वगैरह काट लिया हुआ था तो अंदर आता है, जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग नहीं है। वो इतना ज़्यादा डर गया था, वो पूरी तरफ ना ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जब विंग उसे नहीं मिलता है, वो क्रिस को कॉल करते हुए कहता है एक लड़का इधर आया था, वो कहाँ गया? क्रिस कहता है ओह मैंने सुबह में किसी को भागते हुए देखा था, वो उस गली से ही निकला था बॉस। वांग जी को थोड़ी सी राहत मिलती है और कहता है आर यू श्योर ना, वो इधर से ही भागा है? क्रिस कहता है जी लाबो, अब पूरी रात जाग रहे थे क्या? अब आप सो जाइए ना थोड़ी देर, बाकी का काम ये लोग कर देंगे। वांग जी कहता है नहीं, मैं खुद करूँगा। इतना बोल वो वापस से लकड़ी काटने में लगा हुआ था, जहाँ पे क्रिस अपना सर में दर्द किए हुए बस कार के अंदर ही वापस से सो जाता है। जहाँ पे क्रिस ने विंग को भागते हुए देखा हुआ था तो वो बता दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग है वो वापस से आके सो गया था घोड़े बेचते हुए। नी है वो भी लड़खड़ाते हुए सुबह के 7 बजे उठ के आता है। बेचारे क्लब में वो सो गया हुआ था, क्लब वाले ने उसे कितना उठाने की कोशिश की लेकिन उसको वहीं पे छोड़ दिया गया। और जब वो सुबह में आता है तो लोटा गोटा पिटा हुआ आया हुआ था। उसे देखते ही कहता है विंग मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही है। विंग उसे देखते हुए कहता है क्लब में रुकने के लिए किसने बोला था? तो कहता मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बाथरूम में खींचा था और फिर मेरा तो लगता है चीटर रन हो गया। विंग कहता है हाँ अच्छा है छोड़ो, तो तुमने रैंडम बॉय के साथ में नाइट स्पेंड किया? नीहा सिंह कहता पता नहीं बाबा, मुझे कुछ याद नहीं। हिंग कहता है और मैंने उस डेंजर इंसान के साथ में नाइट। तो नीहा सिंह कहता क्या मतलब? कहता कुछ नहीं सो जाओ। फिर उसको अभी कूट पैट के सुला देता है, नहीं सो जा तो सो जा, ऐसे बोल के
फिर विंग ना उठता है 11 बजे तक, तो वो वापस से क्लास लेने चला जाता है। अब विंग को इतना डर लगा हुआ था कि वो वांगजी को देखता उल्टा लंग लेके भागता, मतलब वो दिखता और भागता, दिखता और भागता। अचानक से मार्ट में टकरा जाता तो फटक से रास्ता बदल लेता, जल्दी जल्दी व्हीलिंग कराता और वहां से चला जाता, जहाँ पे हर लेनों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वांगजी को पीछे देखकर उसकी बोलती ही बंद हो जाती। विंग नॉर्मली उसे 20-25 दिन से अवॉइड कर रहा था, और विंग और वांगजी को मिले हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज्यादा हो गए हुए थे। विंग कॉलेज में जब जा रहा होता है, उसके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई थी और फोटो क्लिक किया जा रहा था। विंग जल्दी जल्दी में लाइब्रेरी की तरफ भाग रहा होता है और कहता है, मैं ना सारा टाइम यहीं पे बिता लूंगा और शाम को 7 बजे पीछे वाले रास्ते से चला जाऊंगा। मुझे मेन गेट से नहीं जाना। मैं जब भी जाता हूँ वो मेरे सामने आके टकरा ही जाता है। मुझे उसके सामने नहीं जाना। ये बोलते हुए विंग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते करते रात के 9 बज जाते हैं। विंग को पता ही नहीं चलता। जब वो टाइम देखता है तो कहता सेट। ये बोलते हुए वो जल्दी से अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधता है, मतलब बैग में डालता है। वहां से वो भागता है बाहर की तरफ। विंग को भूख भी लगी थी। मेन एंट्रेंस बंद हो गया था। वो ऊपर से जैसे कूद के नीचे कूदने ही वाला था कि एक शख्स, जो कि हमारा वांगजी ही था, उसे गोद में कैच कर लेता है। विंग को तो डर लग गया था। वांगजी उसे उतारते हुए कहता है, इतनी रात तक कॉलेज में क्या कर रहे थे? हाँ, डर नहीं लगता तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? विंग उसे दिखता है, कहता वो मैं मतलब कि मैं वो मुझे रूम पे जाना है। इतना बोलकर जब वो भागने वाला था कि वांगजी पकड़ता है उसे पीछे से खींचता और कहता है, मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, बाय। अरे इतना बोलकर वो फिर से भाग जाता है। वांगजी बस गुस्से का घूंट पीते हुए उसे जाते हुए देख रहा होता है, जहाँ पे विंग कहता है, ओ गॉड, लाख बचे तो जान बचे तो लाख हो पाए। और इतना बोलते हुए अपने रूम में चला जाता है। जापानीज सिंह कहता है, अरे यार तुम कहाँ रह गए थे? विंग कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं लाइब्रेरी में ही रह गया था। तो कहता है, शिट, हाँ तो फिर तो मेन एंट्रेंस बंद हो गया होगा। कहता, हाँ मैं ऐसा कूद के आ रहा था, मेरी किस्मत इतनी फटी हुई क्यों है? तो नहीं सिंह कहता, क्या हुआ? कहता, नहीं कुछ नहीं। फिर वो जा करके लेट जाता है। अब हालांकि खाने का टाइम निकल गया हुआ था, तो लेट नाइट स्नैक्स बनाता है, जो कि नूडल्स बनाता है और खुद खाता है और सोने के लिए चला जाता है। पर पूरी रात विंग को नींद नहीं आती है, क्योंकि वांगजी लगातार उसके सामने आ जा रहा था। और आज तो उसने उसकी मतलब ऐसे हेल्प करी, और विंग वहां से उसे थैंक यू बोलकर भाग के आ गया हुआ था। लेकिन जो हमारा विंग था वो सोच रहा था कि आखिरकार क्या वो मेरा वेट कर रहा था बाहर में इतनी रात तक? उसे कैसे पता चला मैं वहां हूँ? वहीं दूसरी तरफ वांगजी, जो कि विंग के पीछे कुछ लोगों को लगा रखा था। विंग कॉलेज एंड होने के बाद बाहर निकला ही नहीं था। निही सिंह अकेले चला गया हुआ था, तो वो वहीं पे था। रात के 8 बजे तक भी वो नहीं आया था, तो लास्टली उसने वांगजी को कॉल कर दिया हुआ था, जहाँ पे वांगजी जब उसे देखने आता है तो नहीं आया हुआ था। वो अभी भी अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अंदर जाने का कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेन एंट्रेंस बंद था और वो कूद के जाना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर रुक गया। जब उसने विंग को आते हुए देखा तो वो ऐसे उसके सामने आने के लिए सामने आ गया, लेकिन फिर वो रुक गया। जब वो ऊपर चढ़ गया, वो देखना चाहता था कि विंग निकलेगा कैसे। जब उसके ऊपर चढ़ गया ग्रिल के ऊपर, और वो नीचे आ रहा होता है, तो वांगजी लास्टली उसे कैच कर लेता है। ये तमाम बातें सोचते हुए वांगजी थोड़ा सा सैड हो गया था, क्योंकि विंग उसके सामने आते ही भाग गया था। अब जो विंग था उसकी छुट्टी पड़ने वाली थी, तो वो घर चला गया हुआ था, मतलब कि वहां से वो घर के लिए निकल गया हुआ था। वांगजी को जब पता चलता है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए हैं और उसके पास विंग का नंबर भी नहीं था, तो वो मतलब उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड जैसा बोल सकते हैं करना चाहता था, लेकिन वो विंग को मिस करने लगा था धीरे धीरे करके। इधर विंग भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा होता है, लेकिन उसके दिल में ऐसा कोई बात आया नहीं था कि वो वांगजी को मिस कर रहा है, लेकिन हाँ उसे खालीपन सा लग रहा था। तो वो जब घर आया था तो उसके पापा उसे कहते हैं, तुम आए हो तब से वीडियो गेम खेलते रहते हो, थोड़ा सा काम वाम सीखो। देखो अपने भाई को, वो कितना ज़्यादा होशियार है। ये सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, पा मुझे ये सभी चीज़ें नहीं पसंद, मुझे नहीं सीखना। मैं तो बस यहाँ पे आप लोगों से मिलने चला आया, अगर नहीं आता तो आप तो नाराज़ हो जाते ना। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं, वो तो है, फिर नेक्स्ट ईयर में तुम्हें भेजता ही नहीं। जहाँ पे विंग मुंह बनाते हुए कहता है, आ तो क्या ना। उसके पापा कहते हैं, ठीक है,
और इतना बोलकर विंग वहाँ पे 10-15 दिनों के लिए रह जाता है। विंग हालाँकि उतने दिनों रहने के बाद घर से बाहर निकला ही नहीं था। वो 24 घंटे घर में रहता था, वीडियो गेम खेलता था, खाता-पीता, वो वापस रूम में चला जाता, वापस वीडियो गेम खेलता और वापस से यही रूटीन। बस उसकी मम्मा लास्टली उसे जाते हुए कहती हैं, "पापा, घर आए हो तो मस्ती नहीं करते हो, पर बाहर में मस्ती वगैरह मत करना, ओके ना?" विंग कहता है, "मम्मा, मैं इस घर में कैद होके नहीं रहना चाहता। दैट्स व्हाई मैं बाहर निकला हूँ। आप पापा को झेलो, मुझे नहीं झेलना।" उसके बाद वो वापस से अपने रूम के लिए निकल जाता है। वहाँ आते ही विंग अपना सारा सामान पैक करते ही वो वापस से वी मार्ट आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ सामान वगैरह खरीदना था। और जैसे वी मार्ट आता है, भंग जी उसे खींचते हुए साइड में ले जाता है, क्योंकि गली था तो उस गली में ले जाता है। विंग कहता है, छोरो मुझे क्या कर रहे हो? भंग जी कहता है, कहाँ चले गए थे? हाँ। विंग कहता है, छुट्टी पड़ी थी तो घर गया था। भंग जी कहता है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता है, मैं क्यों बताऊँ भला? अगर मैं तुम्हें बता के जाता तो मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लगता ना। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वो कहता है, सॉरी, और वो अंदर आ जाता है। आते ही कहता है, हाँ लियान। हाँ लियान कहता है, हे हाय, तुम घर से वापस आ गए? विंग कहता है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए।" हलियन कहता है, मेरे साथ चलो, नया स्टॉक आया है, मैं दिखाता हूँ। इतना बोलकर विंग और हलियन दोनों सामान निकालने में लगे हुए थे, जहाँ पे वांग जी मिरर के साइड खड़ा होकर के अंदर के सारे सीन को देख रहा होता है, जहाँ पे हलियन और विंग एक रैक के पास खड़ा होकर सारी चीज़ों को निकालने में लगे हुए थे। वांग जी को जो छोंट रहा था उसे बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उधर हालियन हंसते हुए उससे बात कर रहा था, जहाँ पे विंग उससे सभी चीज़ों के बारे में पूछता है, तो हालियन उसे बेस्ट प्रोडक्ट एडवाइस कर रहा होता है। उसके बाद वो जब अ, काउंटर पे आता है तो वो सारा बिल वगैरह पे कर देता है। पे करने के बाद हालियन बाहर आकर उसे बाय बाय कर रहा होता है। वंग जी सामने आ जाता है, जिसे देखकर विंग रुक जाता है। वंग जी उसे खींचे खींचे अपनी उस लकड़ी वाले दुकान तक लेके आता है, जिसे देखने के बाद विंग कहता है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। हाथ झटकारता तो सारा सामान नीचे गिर जाता है। हालांकि सभी डब्बा वाले थे तो टूटा फूटा नहीं है, बट नीचे गिर जाता है। वंग जी सारा सामान को उठाकर लकड़ी के एक बॉक्स पे रख देता है और उसे उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। विंग कहता है, मैंने क्या किया? वंग जी कहता है, मैं मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं चाहता, पर तुम हर वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हो। हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे लेकर डिजायर्स रखने लगा हूँ। एक एक थॉट जो कि मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ। बोलो ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे। विंग कहता है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है ना? वंग जी कहता है, आई लव यू, और मैं तुम्हारे प्यार में फना तक होने के लिए तैयार हूँ। विंग बस सौंकते में था और वो कुछ हाँ ना रिस्पॉन्स करता। ऊपर से बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई थी, पहली बर्फ, जिसे देखते ही भी हंसने लगा था और कहता, वाह, पहली बर्फ गिरी, पहली बर्फ गिरी, बताओ ये खूबसूरत है ना? वंग जी उसे देखता है, बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने जो कहा उसने उसने आंसर तक नहीं किया। विंग अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो निकाल लेता है और उसे कहता है, विंग आई लव यू। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वंग जी कहता है, झूठ कहा था। विंग कहता है, क्यों झूठ कहा था? वंग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आसपास चाहता था। विंग उसे हिट करते हुए कहता है, तो तो तुमने ऐसा जानबूझ के किया? वंग जी कहता है, हाँ, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, प्लीज़। विंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो। इतना बोलकर वो शर्मा रहा होता है, तो वंग जी उसे गोद में ले लेता है और बर्फ में उसे ऐसे नाच रहा होता लेकर के। बाद में वंग जी उसे नीचे उतारता है, उसके फेस को होल्ड करते हुए, उसके लोअर लिप्स को कैच करते हुए पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा था, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। वंग जी इतना ज़्यादा हार्ड था कि विंग को गोद में उठाते हुए अंदर ले आता है, जहाँ पे वंग जी अपने कपड़े उतारते हुए विंग के हैंड्स को लेकर अपने बॉडी के ऊपर प्रेस करते हुए उसे दिखा रहा होता है अपनी बॉडी को। जहाँ पे वंग जी जब ड्रेस होते हुए उसके ऊपर आता है, विंग घबराते हुए कहता है, हम ये करने वाले हैं। पर वांग जी विंग को पलट देता है और अपने आप को उसके इनसाइड धीरे धीरे कनेक्ट करता है। हालांकि विंग को थोड़ा सा पेन तो हो रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग को संभाल लिया था। विंग के साथ प्लेजर प्लस प्यार वो तीनों उसे दे रहा होता है, जहाँ पे वांग जी के एहसास विंग के अंदर दबाए जा रहे थे। वो जंगली भेड़िए की तरह एक दूसरे को नोच रहे होते हैं, जहाँ पे विंग भी इस खूबसूरत एहसास में खोया हुआ था। जब ये सभी चीज़ें हो जाता है, विंग उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ,
उस घर में हम दोनों रहने वाले हैं। क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वंशी कहता है, यहाँ सामने ये जगह खाली है। अगर तुम कहो तो यहाँ पे अपना छोटा सा घर बना ले जिसमें हम और तुम रहने वाले हैं। विंग उसकी बातों को क्योस करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? वंशी कहता है, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मैं खुद को रोकना चाहता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। बदले में बस तुम्हारा साथ चाहिए। यहाँ पे विंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। और हम फ्यूचर में बेबी भी करेंगे, है ना? जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ, हमारा बेबी। ये बोलकर वो उसे हक किए हुए था। विंग बहुत खूबसूरत से एहसास में डूबा हुआ। उस दिन के बाद से वांग जी ने लकड़ियों को काट काट करके बेस बनाया, जो कि लकड़ी का जो घर होता है ना, वैसा फाउंडेशन तैयार किया। फिर एक माला बनाया और उसके ऊपर छोटा सा अपना एक बेडरूम बनाया, नीचे किचन सेक्शन एरिया और सभी चीज़ें। तो वो सब करने लगा था। ऑलमोस्ट 4-5 महीने में वांगजी और विंग का एक छोटा सा आसिया तैयार हो गया था, जिसे वांगजी और विंग ने कुछ और कारपेंटर लोगों की मदद से मिलकर बनाया था। और उसमें सारा सामान वांगजी और विंग धीरे धीरे अपने पॉकेट मनी से जोड़ जोड़ कर लगा रहे होते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग उस घर में शिफ्ट हो गए थे। अब ऐसा नहीं था कि इस मंथ में वांगजी और विंग करीब नहीं आए थे। वांगजी हमेशा विंग को पागलों की तरह बेतरतीब तरीके से प्यार करता। वो जब भी उसके पास आता, विंग उसे बस हल्का सा टच करता या पिंच करता, वांगजी उसे गोद में उठाता और उसके साथ अंदर ले आकर उसके साथ इंटीमेट होता। कभी उसे बैक से हक करता, तो कभी बुक पढ़ते पढ़ते उसकी किताबों को बंद कर देता और देन चेयर पे ही शुरू हो जाता, तो कभी कभी बाहर ही लकड़ी काटते वक्त ग्रास पे ही। वांगजी और विंग दोनों बस मौका देखते ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे। वहीं पे विंग उसके लिए सुबह सुबह मॉर्निंग का चाय, नाश्ता, डम्पलिंग्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर चुका था। नीही सिंह ने जब सुना कि वो रूम छोड़ने वाला है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन क्योंकि विंग अक्सर वांगजी के साथ उसके उस छोटे से आशियाने में ही रह जाता था, लेकिन अब फाइनली वो उसके साथ उस छोटे से घर में शिफ्ट हो रहा था, जहाँ पे नीही सिंह उसे बेस्ट ऑफ लक बोल देता है आगे के फ्यूचर के लिए। और फाइनली 5 मंथ बाद वो दोनों उस छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों बहुत खुश थे। वांगजी विंग दोनों मिलकर उस घर का रिबन कट करते हैं। फिर वांगजी विंग को गोद में उठाकर अंदर लाता है, जहाँ पे मेन इंटर्स पे ही एक छोटा सा सोफा था, जहाँ पे वो दोनों बैठ के टीवी देख सकते थे। उसके सामने वाले सेक्शन में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और किचन का सारा आइटम। उसके बाद दूसरे वाले रूम में औजार वगैरह रखा हुआ था और एक और रूम था जो कि एक्स्ट्रा था। फिर वो सीढ़ी से होते हुए ऊपर छत की तरफ जाता है, जहाँ पे एक ही बहुत बड़ा कमरा था, जिसके अंदर बेड था, थोड़ा सा लंबा कवर्ड था, जिसके अंदर सारा सामान आ सके विंग और वांगजी दोनों का। वांगजी विंग को लेकर बेड पे रखते हुए उसके ऊपर आता है एंड देन उसके ऊपर टूट कर बेतरतीब तरीके से प्यार करना शुरू कर देता है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें वांगजी और विंग को बहुत फैसिनेटिंग, एक्साइटिंग भरा लग रहा होता है और वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। वांगजी विंग से कहता है, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब तुम 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाते हो। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर वांगजी और विंग वापस से एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे। ये वक्त बीतते हुए बहुत बहुत जल्दी बीत जाता है। 6 महीने का और रिलेशनशिप और 1 साल हो चुका था, जहाँ पे विंग और वांगजी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। सुबह सुबह उठना, वांगजी और विंग को बाहों में लेकर सोना, मॉर्निंग सिकनेस दूर करना, वापस से विंग का कॉलेज जाना। कभी वांगजी उसके लिए खाना बना के रखता तो कभी विंग प्यार से एक ही छत्तर में दोनों बैठ के कॉफी चाय का आनंद लेना। हर मौसम बीत गए और दोनों एक दूसरे के साथ रहे। ये तमाम चीज़ें वांगजी और विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये कमाल की चीज़ें एक दिन ब्रेकअप का रूप ले लेगी। जहाँ पे वांगजी ठंड का मौसम था, कंबल लपेटे हुए विंग को आकर कवर कर लेता है, जहाँ पे वो दोनों बाहर सीढ़ी पे बैठे हुए थे। बगल में चाय रखा हुआ था, चाय का प्याला दोनों के हाथ में था और वो बाहर के मौसम को देख रहे थे, जहाँ पे कोहरा लगा हुआ था। मौसम काफी सर्द था। विंग वांगजी से कहता है, आज का मौसम बहुत ठंड है ना, ऐसे लगता है जैसे जो है कोहरा
अपनी बाहों में हर चीज़ को समेट लेना चाहता है। वांग जी चाय का प्याला नीचे रखते हुए एक रिंग निकालता है, विंग के हाथों में डाल देता है और कहता है, सही कहा, और मैं तुम्हें अपनी बाहों में गिरफ्त करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहना चाहते हो? यहाँ पे विंग उसे देखते हुए अपना चाय वापस से सीढ़ी के स्टेप पे रख देता है एंड देन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, लंजा, तुमने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए था। प्यार, आज़ादी, अपनापन, एक वार्मनेस। तो मैं कैसे दूर जा सकता हूँ? इस प्यार को मैं कैसे खो सकता हूँ? मैं इसके बिना कैसे रह सकता हूँ? बोलो। जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे प्यार करने लगा था, उसी सीढ़ी पे जहाँ पे विंग उसके गोद में चढ़ा हुआ था और अपने आप को उसके इनसाइड कनेक्ट करते हुए उसके गोद में ही बाउंस करने लगा था, जहाँ पे वांग जी और विंग बस उस कंबल में थे और पूरा चीज़ वो उसी पे बैठे हुए ख़त्म कर देता है। जहाँ पे विंग और वांग जी जब फाइनली ऑर्गेज़म तक थे तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमें समय, जगह कुछ भी बांध के नहीं रह सकता, है ना लंजा? जहाँ पे लंजन कहता है, हाँ, सही कहा तुमने, हम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने के लिए। ये बोलकर वो उसे गले लगाए हुए था क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वांग जी फाइनली उसे उठाकर बेड पे ले जाता है, उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए उसे ब्रेस्ट में लेते हुए वो उसे फिर से प्यार करने लगा था। पर किसने सोचा था कि ये प्यार एक दिन ऐसे आसमानी आफत बनकर गिरेगा और टूट जाएगा। बस का हॉर्न बजते ही बिंग की आंखें खुल जाती है, जहाँ पे बस के कंडक्टर्स उसे बोलते हैं, हम इस जगह पे पहुंच गए, आप सब लोग अपना अपना सामान लेकर उतर सकते हैं। बिंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंगड़ाई लेता है, नीचे की तरफ आता है जहाँ से उसे सामान निकालना था। वो सामान निकालता है और बस वहां से चली जाती है, जहाँ पे विंग के सामने था सफ़ेद बर्फ की चादरों से लिपटा हुआ हिमालय का वो तराई, जो कि आधा तिब्बत में पड़ता है, आधा इंडिया में और आधा चाइना में। उसके नज़दीकी इलाके में था विंग, जो कि अपने दादाजी के आखिरी प्रॉपर्टी की टेक केयर करने के लिए उस खूबसूरत सी जगह को छोड़कर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी के लोग जब विंग को सुबह सुबह 8-9 बज रहे थे बाहर आते हुए नहीं देखता है तो थोड़ा सा परेशान हो गया था। एक आदमी अपना हुलिया थोड़ा बिगाड़ के उसके डोरबेल को बजाता है, जहाँ पे दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। बहुत देर तक बजाने के बाद जब दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, वो दरवाज़ा को ज़बरदस्ती तोड़ के अंदर जाता है, जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा था। लकड़ी जो कि विंग ने निकाल के जला के फेंक दिया हुआ था गुस्सा होके, बुझाकर खाना वाना सब कुछ डस्टबिन में फेंका हुआ था, इवन खाने का सारा आइटम फेंका हुआ था उसमें। ये सभी चीज़ें देखते हुए काफ़ी डर गया था और ऊपर आकर बेडरूम चेक करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो तुरंत ही क्रिस को कॉल कर रहा होता है, लेकिन दोनों में से किसी को कॉल नहीं जा रहा होता है। वो शख्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, आखिरकार कॉल उठ क्यों नहीं रहा है। वो झल्लाते हुए बार बार रिपीटेड वे में कॉल करे जा रहा था, दैट्स वाई, ताकि कोई ना कोई उसे उठा ले। लेकिन फिर भी न क्रिस कॉल उठा पा रहा था, ना ही कोई और सबनेट्स। वो इंसान भागता हुआ वहाँ से कार्ड लेता है एंड देन सीधे लैंड हाउस के लिए निकल जाता है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट लीड कैरेक्टर्स की तरफ, जहाँ पे कॉल की घंटी ने दो लोगों की लाइफ को एकदम बुरी तरीके से स्पॉयल कर दिया हुआ था। वो घर छोड़कर जाने के बाद ही वहाँ से 10-12 गाड़ियों का काफिला निकल जाता है एक सुनसान रास्ते की तरफ, जहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी और अंकल के हाथ और पैर कटे हुए थे, जिसे देखते ही रंगजी चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हुआ? लान किरण कहते हैं, उन लोगों ने इन दोनों को नहीं छोड़ा। रंगजी, अब पूरी सत्ता तुम्हारे हाथ में है। हम तुम्हारे गुस्सों को शांत करने के लिए इस घर से दूर भेजे थे, लेकिन लगता है अब इंतकाम का वक्त है। वांगजी के सामने था उसका भाई सी चैन और उसका हस्बैंड जियांग सेंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ पे सर के आर पार कई सारी गोलियां चेस्ट में, इवन सी चैन की तो आंखें भी फोड़ी गई थी, जिसे देखते ही वांगजी की रूह कांप गई थी। और वो कहता है, अंकल, क्या हुआ? लान किरण कहते हैं, वांगजी, उन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। उन लोगों ने अपनी आपसी रंजिश निकाल दी और उसने अपने बेटे तक को मार डाला। ये सुनकर वांग जी
जांगचेंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो जांगचेंग है उसके पापा माफियाज है। एंड देन जो जो हमारा लान वांगजी है वो भी उसकी पूरी फैमिली माफियाज है। लेकिन कौन क्या है भला? यहाँ पे जो बॉडी थी उसे देखते ही वांगजी घुटनों पे आ गया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो बस बुरी तरीके से झल्लाया हुआ था। अंकल किरण वांगजी के आने का इंतजार कर रहे थे और आने के साथ ही वो कहते हैं, अब मुझसे और नहीं झेला जाता। मेरा बेटा, मैंने उसे सबसे दूर कर दिया ताकि वो सही सलामत रहे। इस खानदान में अब 2 वारिस बचे हैं, एक तुम, एक रुलान। अब अगली पीढ़ी के राजा तुम हो वांगजी। इसे संभालो, जैसे संभालना है संभाले। हमारे बच्चे की मोहब्बत जहाँ नहीं जानी चाहिए। हमारा बच्चा यहाँ ना सही किसी और दुनिया में साथ में रहे और इसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दो। जहाँ पे वांगजी कहता है, जी अंकल, मैं ख़त्म कर दूंगा। इतना बोल वो सीजन के बॉडी को कपड़ा हटाकर देखता है और अपना फेस टर्न कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर छलनी छलनी किया गया था बुलेट से, जहाँ पे वो उसे देखते ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ग्रेवयार्ड का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट होता है। एंड देन मिट्टी के अंदर दोनों डेड बॉडी को साथ में दफन किया जाता है, ताकि जीते जीना सही, मरने के बाद ही सही, कम से कम वो लोग साथ में रहें। वो जब मिट्टी डाला ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे वापस से गनशॉट्स होने लगे थे, जिसे देखते ही वांगजी भी अपनी बुलेट्स निकाल लेता है। वांगजी के पास हमेशा 3-4 बुलेट्स होते थे, गन्स होते थे, और वो पूरे गन को रीलोड करते हुए फायर करना स्टार्ट कर देता है। बुलेट्स नीचे आसमानी तौर पे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो रही है। इस तरफ से भी गिर रही थी और उस तरफ से भी गिर रही थी। उस तरफ से कुछ बंदों को मार देने के बाद वांगजी के भी कुछ लोग घायल हो चुके थे। उन सबको, जितने भी मरे थे, उन सबको वापस से ज़मीन के अंदर दफनाया जा रहा था और बाकी सारे लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। आखिरकार उन लोगों की अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद वापस से वांगजी उस घर के अंदर आता है। एक बहुत बड़ा आलीशान लग्जीरियस लैंड विला, जिसका ऑनर कभी उसके पापा हुआ करते थे, जहाँ पे लैन और जियांग मिलकर इस माफिया वर्ल्ड पे राज करते थे। जब उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था तब उन्होंने गोल्ड स्मगल करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके बीजिंग, संघाई, चांगान जैसे छोटे बड़े कस्बों पे राज किया। लेकिन कुछ टाइम बाद जांग फिमयांग के अंदर थोड़ी सी लालच, थोड़ा सा जो बोल सकते हैं कि विश्वासघात, ये तमाम बुरी चीज़ें उसके अंदर स्टार्ट हो गई। वो ड्रग को भी स्मगल करने लगा था ताकि वो और पैसा बना सके, क्योंकि हर जगह लैंस का दबदबा था, लैंस का बोलबाला था, जहाँ पे जियांग फिमियांग खुद अपना सत्ता बनाना चाहते थे। जहाँ पे उन्होंने जो जियांग चेंग को उसका राजा बनाना चाहते थे, लेकिन जियांग चेंग बचपन से ही सीचन को पसंद करता आ रहा था। वो कभी न कभी उससे शादी करने वाला था, लेकिन जब उन दोनों गुटों के बीच में दरार आई, दूरियां बढ़ी, सब कुछ तहस नहस हो गया। फिर भी जियांग चेंग ने अपने पिता का साथ छोड़कर सीजन का साथ चुना और बदले में मिला उसे एक बेतरतीब मौत, जिसका जिसका एहसान शायद वो इस जन्म में ना किसी और जन्म में वो सीजन को उतार दे, क्योंकि प्यार करके प्यार को निभा पाना 2 राइवलिटी के बीच में बहुत बड़ा तामझाम था। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी जब घर के अंदर आता है तो अंकल अपनी फैमिली फोटो के सामने खड़े थे, बहुत सारे आंसू लिए हुए, क्योंकि रुलान को भी उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजा हुआ था और ताकि वो सही सलामत रहे। और वांगजी को वो गुसु सेंड कर चुका था ताकि वो होम टाउन में रह सके, लेकिन किसे पता था कि इतना सब कुछ बदल जाएगा। वांगजी अंकल के पास आते हुए कहता है, अंकल। लान किरण कहते हैं, बहुत खुश था मैं जब सीचन ने कहा कि वो जंगचिंग से शादी करना चाहता है। मुझे लगा 2 राइवल फैमिली, 2 एनिमीज एक हो जाएंगे, फिर से आपस में तालमेल के साथ में हम अपना काम धंधा आगे चला सकेंगे। लेकिन किसे पता था इनकी शादी बर्बादी की वजह बन जाएगी। पंक्ति कहता है, क्या हुआ? लान किरण कहते हैं, जब जांगचेंग घर छोड़ कर आया तो हम सब डर गए थे, क्योंकि आते ही उसने कहा कि उसके बाबा मान नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगला वारिस वो बने और उस काम को वो आगे बढ़ाए, लेकिन उसे सीजन के साथ रहना है। आखिरकार सीजन ने जांगचेंग को अपने पास रखना चुना और वो दोनों साथ में थे। जब तुम्हारी आखिरी बात हुई थी तब वो बहुत खुश था, है ना वांगजी? वांगजी कहता है, हाँ, वो बहुत खुश थे। लेकिन लान किरण कहते हैं, 2 मंथ साथ रहने के बाद
आखिरकार सीचन उससे शादी करना चाहता था। जांगचिंग और सीचन दोनों शादी रजिस्टर करने के लिए मैरिज ब्यूरो गए हुए थे, लेकिन किसने सोचा था कि वहाँ पे आकर के खुद वो। फिर ये सोचते हुए लैन किरण उस सीन को देखने लगे थे जहाँ पे सीचन और जांगचिंग जिस कार से उतरे थे उसके पीछे 3-4 कारें थी। सारे बॉडीगार्ड्स लोग बाहर खड़े थे। सीचन और जांगचिंग अंदर चले गए थे उस मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जहाँ पे उन दोनों ने साइन किया, एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज किया एंड देन पासपोर्ट लिया। वो दोनों लेकर जैसे ही बाहर आए, सामने जांग फिमयांग खड़े थे और ऑलरेडी हर सिंगल शख्स के निशाने पे जांग फिमयांग के लोग थे, क्योंकि उन्होंने सीजन के सारे लोगों को कैप्चर करके गन पॉइंट पे रखा हुआ था। जांगचिंग आते ही कहता है, डैड ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। जांग फिमयांग जांगचिंग को एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो मुझे, तुम इससे शादी कर रहे हो, क्या माजरा है ये? तो जांगचिंग कहता है, मेरी लाइफ है, मैं जिसे चाहूँ उसे चुनूं, आप होते कौन है बोलने वाले, और मैं उसे प्यार करता हूँ। जांग फिमयांग जांगचिंग से कहते हैं, दुश्मन से कभी कोई प्यार नहीं करता। और ये बोलकर वो सीजन के गोले चला देते हैं जहाँ पे सीजन के पैर में लग गया था। सीजन भी जब तक निकालता तब तक जांग फिमयांग के जितने भी बंदे थे वो सीजन के सारे बंदे का खोपड़ी खोल देते हैं, अंदर सबकी बॉडी ढेर। तो सीजन भी ऐसे गन्स ताने हुए खड़ा था। जांगचिंग बीच में आ जाता है, जिसके बाद उसके बाबा कहते हैं, अगर मुझे तुम्हें मारना पड़े तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा, मैं सोच लूंगा कि मेरा औलाद मर गया। ये बोलते हुए वापस से सीजन को चलाने वाले थे, लेकिन जांगचिंग उसे कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से फिमयांग अपने बेटे को शूट कर देते हैं। जब उसे शूट करते हैं तो गुस्से के मारे वो सीजन को पूरे बॉडी पे छलनी छलनी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ऑन द स्पॉट उनके बंदे सारे मर गए थे। लैन किरण को जब पता चलता है, गुस्से के मारे वो कार में बैठकर उन डेड बॉडीज को घर लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो सीधे जाते हैं फिमयांग हाउस, जहाँ पे घर में एंटर करने के साथ ही जांग फिमयांग लैन किरण को पकड़ के घुटनों पे बिठा देते हैं एंड देन हॉकी स्टिक से लैन किरण को बहुत पीटते हैं। उसके बाद उसके हाथ को कटर मशीन पे रख के काट देते हैं और एक पैर को भी, और कहते हैं, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं नाश कर दूंगा, तुम्हारे हर एक सिंगल वारिस को मैं मार दूंगा। उसके बाद उसकी बॉडी को भी बिना इलाज किए लैन हाउस के बाहर फेंक के चले जाते हैं, जिसके बाद का ये सारा सीन था। बैक टू द करंट स्टोरी। लैन किरण कहते हैं, उसे मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो अब किसी काम का नहीं हूँ, मैं तुम पर बोझ ही रहूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, आप बोझ नहीं है। डैड के जाने के बाद वो आप थे जिन्होंने हम सबको पाल पोस के बड़ा किया, अगर आप ना होते हमारी फैमिली टूट गई होती। लैन किरण कहते हैं, काका ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी तो मैं पीछे कैसे हट सकता था। वांग जी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे की रक्षा करना और खुद की भी। वांग जी हाँ में आश्वासन करते हुए उसे अपने रूम में जाता है, जहाँ पे फाइनली वो कॉल पिक करता है। क्रिस कहते हैं, सर वो आपके घर में नहीं है। हाँ हाँ, मैं आप क्या करना चाहिए? वांग जी पैनिक होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना उन लोगों से नजर रखो, कहाँ गया वो, कैसे बच के जा सकता है? आ, आ, वो घर में ही होगा, कहीं बाहर गया होगा कुछ सामान लाने, उसकी आदत है शॉपिंग करने की, देखो ना। क्रिस कहता है, सर घर का सारा खाना, सारा ग्रोसरी आइटम, सब कुछ बाहर कचरे में और डस्टबिन में फेंका हुआ है, और उनका कपड़ा उसमें नहीं है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कब निकल गए। मुझे कहता है, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। किस कहता है, जी सर, इधर बोल कर भंग जी के लैपटॉप पे मेल आता है। भंग जी जब उसे ओपन करता है तो उसमें विंग को जाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि भंग जी के जाने के ऑलमोस्ट 4 या 6 घंटे बाद ही विंग भी निकल गया था। आधी रात को, रात का टाइम था तो इन लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। भंग जी वापस से क्रिस को कॉल करते हुए कहता है, सर्च करो वो कहाँ गया है, तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता है, मैं घर देखूं या उसे देखूं, तुम जानते हो ना, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि, डू यू अंडरस्टैंड क्रिस, प्लीज ढूंढो उसे, प्लीज ढूंढो। किस कहता है, सर मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो कहाँ जा सकता है? हम जी कहता है, मे भी शायद वो अपने घर, वैसे भी उसके भाई का बर्थडे होने वाला था, देखो कि क्या वो घर गया है। तो कहता है, जी जी मैं चेक करता हूँ, एकदम बोल कर हम जी कॉल करते हुए फ़ोन बेड पे फेंक देता है और अपना सर का बाल ऐसे ऐसे कैसे काज करते हुए नोचता है फ्रस्ट्रेशन में। तो वैसे खींचते हुए कहता है, सेट विंग, मुझे लगा था ब्रेकअप करोगे तो तुम मुझसे गुस्सा करोगे, नाराज रहोगे और
वहाँ से नहीं जाओगे। पर ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? प्लीज़ प्लीज़ कहीं मत चले जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं ऑलरेडी अपनी आधी फैमिली को खो चुका हूँ। प्लीज़ विंग, वापस लौट आओ। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि उस घर को खोल के ताला लगा उसे तोड़ के और पूरे घर को क्लीन करता है, क्योंकि बस वो अपने साथ 2 सूटकेस लाया था और कुछ भी नहीं था। पूरा घर में ना जाला वाला लगा हुआ था, थोड़े घास वास निकल आए थे। तो विंग पहले तो पूरा झाड़ू मारता है। पड़ोसी जब आते हैं तो पूछते हैं कि वो कौन है, तो विंग बता देता है कि वो अपने दादाजी के घर में आया है। तो वो पड़ोसी उसके लिए खाने का इनविटेशन दे के चले जाते हैं। तो शाम तक वो पूरा क्लीनिंग वगैरह करके बेड वेड ठीक ठाक करके और धुलने उलने के लिए डाल वाल देता है। उसके बाद वो वापस से उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाता है, जहाँ पे वो लोग उन लोगों से बातें करते हैं। तो विंग को भी अच्छा लग रहा था, पर फिर भी जब वो घर लौट कर आता है तो वो पूरा खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। पर फिर भी विंग अपने कपड़े को सेटल करता है, लकड़ी जलाता है, क्योंकि बर्फ वाला इलाका था तो चिमनी जलाना जरूरी थी ताकि घर गर्म रहे। तो चिमनी ऑन करता है, फिर जाकर बेड में चला जाता है। फ़ोन देखता है जहाँ पे वांग जी ने उसे कॉल नहीं किया था, मैसेज नहीं किया था। और विंग को आते आते दूसरा दिन का रात हो रहा था और अभी तक वांग जी की तरफ से कुछ भी नहीं आया था। विंग की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू थे और वो बस उस फ़ोन को स्क्रीन को देख रहा था। मे बी शायद वो वीचैट पे मैसेज कर दे, मे बी शायद वो कॉल कर दे, मे बी शायद वो मैसेज कर दे, लेकिन वांग जी का मैसेज नहीं आता है। विंग अपने आंसू को अपने अंदर ही समेटता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह वो बाहर आता है ताकि वो कुछ लकड़ियाँ काट सके। जब वो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो वो कुल्हाड़ी इतनी हैवी थी कि विंग से हो ही नहीं रहा था। वो जब काट रहा था तो कहता है, वांग जिया, जब तुम लकड़ी काटते थे तो मुझे लगता था ये बहुत हल्का होता होगा और तुम्हें मजा आता होगा, लेकिन आज समझ में आया कि कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। मुझसे तो ये भी काटी नहीं जा रही है। तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे काटूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं मर जाऊं और तुम्हें मेरी खबर भी ना हो। मुझे समझ नहीं आता मैंने कहाँ गलती कर दी जिसकी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इस ब्रेकअप का दर्द मुझसे नहीं सहा जाता। मैं क्या करूं? बताओ मुझे, बोलो। मैं याद नहीं करना चाहता, पर याद आती है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ वांग जी लौट आओ ना, प्लीज़। मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। प्लीज़ लौटो, प्लीज़। आई लव यू। प्लीज़ वांग जी लौट आओ, प्लीज़। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत खाना लेकर आई थी। वो इनको देखते हुए कहती, बेटा ये खा लो, तुम्हें खाना बनाने आता है? इन कहता है, जी दादी माँ, मुझे खाना बनाने आता है। सूखी हुई बंस थे जिसके अंदर सब्जियाँ फिल का हुआ था। तो विंग उसे हाथ में लेकर खाता है और कहता है, ये अच्छा है। और दादी कहती है, तुम्हारे दादाजी थे तो इस गांव को लोगों का बहुत हेल्प करते थे, पर हमें कभी लगा नहीं था कि उनका कोई अपना इस घर में वापस आएगा। तुम कितने दिन हो? विंग कहता है, थोड़े दिन छुट्टियां मनाने आया हूँ। दादी कहता, ठीक है, जितने दिन रहोगे उतने दिन हमारे घर खाने आ जाना। विंग कहता है, नहीं नहीं। कहता है, अरे बदले में कुछ काम कर लेना। वो ट्रक देख रहे हो, मेरा बेटा शहर जाता है। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, उसके साथ आया जाया करोगे तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। विंग कहता है, जी दादी। इतना बोलकर दादी वो खाना और सब कुछ चाय रख कर चली जाती है। विंग उसे खाता है, फिर जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत लकड़ी काटता है जिसमें उसके हाथ लाल लाल हो गए थे। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर ले आता है, वो जला लेता है। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर में जब वो बाहर आता है तो अंकल का सामान सब ने ट्रक में ऐसे फिल करने लगा था, भरने लगा था। उसके बाद कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उसके अंकल कहते हैं, तुम ये कर पाओगे? तुम नौजवान हो, तुम ये तो विंग कहता है, मैं यहाँ जब तक रहना चाहता हूँ मैं ये करना चाहता हूँ। वैसे भी दादी ने कहा है वो खाना मेरे यहाँ खा सकती है, तो मैं आपकी मदद कर दूँ अंकल। अंकल बहुत अच्छे थे और बोलते, ठीक है चलो। फिर वो अंकल जो बर्फानी इलाके में जो जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, खाने का कुछ रेयर आइटम्स वगैरह जो होता है, वो सारी चीज़ ना वो होटल टू होटल सप्लाई करते थे। तो विंग वो उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं। तो पहला दिन तो उसे समझने में लगा था कि किसको किसको देना है। दूसरा दिन से वो उनकी मदद करने लगा था। तो इधर ये चल रहा होता है और इधर वांग जी ने जब क्रिस को बोला था सर्च करो विंग कहाँ गया है, तो वो उसे ढूंढ रहे थे। 15 से 20 दिन हो गए थे वांग जी को ट्रैक करते हुए विंग को, लेकिन नहीं मिला था। वांग जी क्रिस को बुलाता है, 3-4 थप्पड़ खींच देता है
और उसको एक-एक करते हुए कहता है, "ये काम तुमसे नहीं हो रहा है। बताओ मुझे, एक काम तुमसे नहीं हो रहा है। हर छोटी से छोटी डिटेल्स को ढूँढो और पता करो कि वो कहाँ गया है। मेरा सर फटा जा रहा है। जब वो घर नहीं गया है, तो आखिरकार वो कहाँ जा सकता है?" जहाँ पे क्रिस कहता है, "सर, उनका तो फ़ोन भी नहीं चल रहा है। हम नंबर्स भी ट्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि जिस जगह विंग गया था वो ऐसा जगह था जहाँ पे नेटवर्क्स था ही नहीं।" विंग को हमेशा से लगता था कि वो शायद उसे कॉल कर लेगा, लेकिन उसे भी पता था कि वांग जी का कॉल कभी भी उसके पास नहीं आएगा। वांग जी झल्लाते हुए कहता है, "वापस से उस फुटेज को चेक करो, कुछ तो क्लू मिलेगा। कोई ना कोई मार्क कैमरा कुछ भी।" लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन के बाद क्रिस कहता है, "सर, हमने कार, बस स्टैंड सब कुछ देखा, लेकिन हमने बस में इंक्वायरी नहीं की। क्या वो बस से जा सकते हैं?" वांग जी कहता है, "एक बार चेक कर लो।" तो क्रिस ओके बोलकर चला जाता है। ऑलमोस्ट 2 दिन और चेक करने के बाद वांग जी को वो बता देता है कि वो आउटसाइड गया है, वो कंट्री से के एकदम आउटर एरिया में गया है। तो वांग जी कहता है, आखिरकार वो वहाँ क्या करने गया होगा? क्या कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट है? क्रिस कहता है, "आई डोंट नो सर।" वांग जी कहता है, "कार निकालो, मुझे जाना है।" अंकल वांग जी के पास आते ही कहता है, "क्या बात है वांग जी?" वांग जी कहता है, "अंकल, मैं किसी से प्यार करता हूँ।" अंकल कहते हैं, "अच्छा, और वो कौन है?" वांग जी कहता है, "पर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया।" अंकल कहते हैं, "लेकिन तुमने ब्रेकअप क्यों किया?" वांग जी कहता है, "इस भरे माहौल में मैं उसे छोड़कर नहीं आना चाहता। मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद मैं कब लौटूंगा और कब नहीं, या मैं कभी लौट पाऊंगा या नहीं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। किसी को पता चल गया, इसलिए मैं बस उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से अचानक चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा।" लहन किरण कहते हैं, "मरना और जीना हमारे नसीब में नहीं है। हर कोई अपने नसीब का आता है। पर तुमने उस बच्चे का दिल क्यों दुखाया? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसके साथ गलत किया है?" रंग जी, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास होता है। जब हमारे पार्टनर हमारे पास होता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, पर जाने के बाद हमें बहुत क्योस का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे वांग जी इस चीज़ को समझ पा रहा था, क्योंकि जब से वो आया है, अपने भाई का मर्डर, अंकल की हालत, विंग का जाना, एक एक ट्रॉमा के जैसे था। वांग जी रोज रात को चाह कर उठ जाता था, सर पकड़ लेता था, छल्ला जाता था। कभी-कभी तो पैनिक होते हुए पैनिक कि मतलब टैबलेट लेता था ताकि वो खुद को काम डाउन कर सके। वांग जी की हालत बदतर होती जा रही थी। उसे हर हाल में विंग को ढूँढना था, बस एक बार देखना था। अपने उस बेचैन पलों को सुकून देना था। वांग जी कहता है, "अंकल, मैं बस कुछ दिन में आ जाऊँगा उसे देख के।" अंकल कहते हैं, "ठीक है, जाओ।" वांग जी का कारों का काफ़िला निकल जाता है विंग की तलाश में। पूरे 2 दिन के ट्रैवलिंग के बाद फाइनली वो उस जगह पे था। अब कार को अंदर ले नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही पहाड़ों के बीच में छोटा-सा गाँव टाइप का था। जाता तो पता चल जाता है, इसलिए वांग जी टूरिस्ट बनने के लिए बहुत सारे जैकेट और ये सब जो जूते वगैरह होते हैं वो सब मँगवाता है। 6-8 बंदे को लेता है, बाकी सारे कार को बोलता है शहर में ही स्टे कर लेने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं नॉर्मल ट्रैवलर कार पे। वो लोग जब आ रहे होते हैं तो जो हमारा वांग जी था, वो वहाँ पे रुक जाता है, और उसकी जो दादी थी ना, उसी के घर पे वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई घर भी नहीं था और उनका घर थोड़ा-सा बड़ा था। उसकी दादी उन लोगों को चाय-वाय देते हुए पूछती है, "कैसे आना हुआ?" तो क्रिस बोल देता है कि वो लोग ट्रैवलर्स हैं और ब्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं, और थोड़ा-सा जड़ी-बूटी के बारे में भी जानना था, ताकि वो लोग होटल वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो लोग खरीद के ले जा सकें। उसकी दादी को लगा शायद बिज़नेस पर्पज़ से आए होंगे, दैट्स व्हाई। तो वो लोग उसे कहते, "ठीक है, मेरा बेटा आता ही होगा।" थोड़ी देर बाद जब ट्रक आता है, तो बूढ़ी औरत कहती है, "देखो, मेरा बेटा आ गया।" और इतना बोलकर वो कहती है, "मैं बुला कर लाता हूँ।" वो बाहर आते ही कहती हैं, "चलो, हमारे घर कुछ सैलानी आए हैं, उनसे मिल लो।" और सबने ना अपने मुँह पे ना बड़े-बड़े वाले जैकेट का पूरा कवर किया हुआ था, सबकी बस आँखें दिख रही थी। तो वो अंकल और विंग दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पे इतने सारे लोगों को देखता है विंग। उसने बहुत सारा ओवर जैकेट डाला हुआ था और हैट डाला हुआ था, गले में मफलर वगैरह भी था। सेम अंकल ने भी वैसे ही वियर किया हुआ था। उसे देखते ही दोनों ग्रीट करते हैं, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, बस देख रहा था। क्रिस वांग जी को ऐसे बेहोश देखते हुए कहता है, हमें ना यहाँ पे घूमना है। हम लोग ट्रैकिंग के लिए भी आए हैं और थोड़े से जड़ी-बूटी वगैरह खरीदने आए हैं, तो आप बताएँगे?" तो कहते हैं, "हाँ, हाँ, सुबह में मैं ले चलूँगा। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं आपके खाने-पीने का इंतज़ाम करता हूँ।" तो क्रिस आते ही नोट की गड्डी देता है उसे, तो कहता है, "नहीं, नहीं, हम" तो कहता है, "देखिए, हम ट्रैकिंग के लिए आए हैं,
तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वैसे भी हम 6-8 लोग हैं। तो फिर बिना चाहते हुए भी वो ले लेते हैं और उसके बाद वो अपनी माँ को और अपनी बीवी को बोलते हैं खाना वगैरह लगाने के लिए। विंग को कहते हैं, आइंग तुम ना सब्जी वगैरह ले आओ मार्केट से। तो विंग कहता है जी। इतना बोल कर वो बाहर आता है इसे चलाने के लिए। तो क्रिस भाग कर आते हुए कहता है हम लोग फ्री हैं, हम लोग भी लाने चले। विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर उसी ट्रक में वांगजी और क्रिस भी आके बैठ गए हुए थे, जहाँ पे पहले बीच में क्रिस था, उस तरफ वांगजी था, जहाँ से वांगजी पीछे वाले सीट से, मतलब कि जैसे सीट पे एकदम चिपक के अब विंग को देख रहा होता है। विंग ड्राइव करते हुए जा रहा होता है। आधे रास्ते तक वो दोनों शांत थे तो क्रिस ऑकवर्ड सा देख करके बोलता है तुम यहाँ के नहीं लगते। तो विंग कहता है हाँ मैं यहाँ से नहीं हूँ। तो कहता ओह तो तुम कहाँ से हो। विंग कहता है वो मैं, मैं वो छुट्टियाँ मनाने आया हूँ, मैं चांगान से हूँ। तो कहता ओह वाह, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ। विंग किसको घूर कर देखते ही कहता मैंने कहा ना मैं छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। इतना बोलकर कहता हम सब आ गए। किस कहता क्या तुम नाराज हो, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, अगर परेशानी है तो बोल सकते हो। विंग कहता है मैं बस किसी से बात नहीं करना चाहता। तो क्रिस कहता ओह आई एम सॉरी। फिर वो दोनों मार्केट घूम रहे होते हैं, जहाँ पे विंग थोड़े से फिश लेता है चेक करके, फिर फूड वगैरह लेता है। तो जब ले रहा होता है तो क्रिस कहता है ला ला मैं मदद करता हूँ। फिर वो लेकर बांगजी को पकड़ा देता है। बांगजी भी ले अच्छा अच्छा बच्चू, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। तो वो फिर भी ऐसे ऐसे घूरते हुए पकड़ लेता है, जहाँ पे क्रिस कहता है बॉस अगर आपको उनके पास जाना है तो बोलना नहीं है तो कम से कम उनकी मदद ही कर दो। और इस तरह से ये डो वाली है इसके साथ में घूरना बंद करो। ऐसा लगता है जैसे आप उनको आंखों से ही मार डालोगे, डर जाएगा बेचारा। वांग जी भी लाइक फिर किस उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है, उससे कुछ कुछ पूछ रहा होता है, जहाँ पे वांग जी बींग बस हाँ कर रहा होता है। किस खुद इरिटेट हो रहा था, पर फिर भी वो ऐसे उसकी वॉइस ना निकालवाना चाहता था। दैट्स सब कुछ ले लेने के बाद भी वापस से कार में सारा सामान लोड कर देता है और उन लोगों को बोलता है आप लोगों को चाय वाय पीना है, कुछ खाएंगे, वो वाली शॉप अच्छी है। जहाँ पे किस कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बिन कहता है चलिए। वो दोनों जब वहाँ पे आके बैठते हैं तब भाई तो पूरे मुंह पे तक कोट को चढ़ा रखा है, खाएगा कैसे। तो क्रिस कहता है हम ना ले लेते हैं, हम कार में बैठ के खा लेंगे। तो विंग कहता है ठीक है। इतना बोल कर खाने पीने का सामान ले लेता है, स्टिक वगैरह, और वापस से कार में आके बैठ जाता है। अब तो क्रिस तो अपना कोट हटाकर खा रहा होता है, वांगजी कैसे खाए, वो तो देखेगा विंग तो गुस्सा करेगा। दैट्स वाई वो थोड़ा सा उस तरफ टर्न हो जाता है और उधर से स्टिक्स को खा रहा होता है। जहाँ पर विंग उसे एक बार देखता है और अपने मन में कहता है पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि मैं मैं इन्हें जानता हूँ। खैर छोड़ो, वो यहाँ क्या करने आएंगे। ये बोलते हुए विंग वापस से ड्राइव करने हुए चला जाता है। जहाँ पे आते ही विंग कहता है अंकल मैं ले आया सब कुछ। अंकल आते कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जहाँ पे क्रिस वांग जी सारा सामान उतारते हैं और वो सब अंदर रख देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं एक बार घर देख कर आता हूँ। तो कहता है जाओ। उसके जाने के बाद वांग जी सामने वाले घर में जाते हुए विंग को देखता है, जहाँ पे अंकल आते कहते हैं क्या हुआ। तो वांग जी कहता है वो कहता है अरे वो उसके दादाजी का घर है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने आया है, तो वो उसी घर में रहता है और हमारी मदद करता है। ये बोलकर वो अंकल सामान लेकर चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ जाता है, रोड को क्रॉस करते हुए सामने वाले घर में जाता है और मेन गेट के पास खड़ा था। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो धीरे धीरे से जाता है और गेट के पास खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग घर में जाकर चीज़ें जो थोड़ी बहुत फैली हुई थी उसे ठीक करता है और चिमनी को जला देता है। वो उसके पास बैठकर सेक रहा होता है और विंग को सेकते हुए उस तरह से वांग जी बस बाहर से खड़ा होकर देख रहा था। विंग को जैसे एहसास होता है कि बाहर से कोई उसे देख रहा है। वांग जी मिरर लगा हुआ था तो साइड हो जाता है, दीवार पे चिपक जाता है। फिर विंग वापस से आगे मुड़ के हाथ को ऐसे सेकने लगा था। वांग जी कहता है कम से कम तुम ठीक तो हो, पर इस तरह से उदास बिल्कुल भी मत रहा करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2 ही दिन में सूख गए हो, कैसा लगता है तुम्हारा फेस। ये बोलकर वांग जी थोड़ी देर और देखकर वापस आ जाता है। रात के खाने के टाइम पे सब लोग थे तो दादी कहती है विंग को बुला लाओ। तो वांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। क्रिस कहता है वो थोड़ा साई है तो वो अकेले खा लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप उन्हें बुला लीजिए। तो विंग आते ही कहता है दादी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो मुझे थोड़ा-सा दे दीजिए सूप पीने के लिए, मैं चला जाऊँगा। जहाँ पे क्रिस उसे देखता है और कहता है अरे तुम्हें तो बुखार हुआ है। विंग कहता है ये आते रहे, कोई बात नहीं ठीक हूँ मैं। तो कहता है नहीं हॉस्पिटल चलो। विंग कहता है नहीं नहीं मेरे पास दवाई है।
तो उसकी दादी उसे सूप देती है और कहती है तुम्हें अच्छा लगेगा। तो कहते हैं उसकी दादी कहती है हाँ यहाँ के मौसम की इसे आदत नहीं है ना, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत तबीयत खराब होती रहती है, तो वो दवाई लेता रहता है। आप चिंता मत कीजिए, ठंडा इलाका है ना। तो कहता वो तो है। बीइंग वो सूप पीकर सोने के लिए चला जाता है और दवाई खा के सोया था तो गहरी नींद में था, उसे पता नहीं था। रात को वंग जी उस घर में जो कि नीचे बेड करके सोया हुआ था, तो उठता है, दरवाजा खोलते हुए विंग के रूम में आता है। यहाँ पे पूरा घर उसका गर्म था। वंग जी विंग को टच करते हुए देखता है और कहता है अपनी तबीयत का ख्याल भी नहीं रख सकते क्या? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ बोलो। मेरा मन कर रहा है तुम्हें हक करो और किस करो, लेकिन डर लगता है तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता विंग। अभी फिलहाल से तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। ये बोलते हुए वंग जी बस थोड़ा देर उसे देखता है और वहां से जाने लगता है। विंग सोते हुए कहता है वंग जी मत जाओ ना, मुझे अच्छा लग रहा है प्लीज। जहाँ पे वंग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए कहता है मैं यही हूँ, सो जाओ। जहाँ पे उसे टैपिंग करता है विंग सो जाता है। लिटरली विंग गहराई में था। उसके बाद वांगजी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अगले दिन जब सुबह विंग का बुखार उतरता है तो वो आंखें खोलते हुए उसे लगता है जैसे कि वो सच में वांगजी के आसपास था। उसे एहसास अभी भी याद थे, हल्का हल्का चेहरा जैसे कि कोई उसके पास आया था। विंग भागते हुए बाहर आता है लेकिन कोई भी नहीं था, क्योंकि अंकल सारे लोगों को ट्रैकिंग पे ले जा चुके थे। विंग कहता है दादी वो लोग जो आए थे वो कहाँ गए? तो कहता है अरे वो सब लोग ट्रैकिंग के लिए गए हैं ऊपर, तुमने बोला नहीं था? तो कहता हाँ मैं भी जाता हूँ। दादी कहती पहले सारे कपड़े तो पहनो, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो विंग कहता है हाँ 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 मैं पहनता हूँ। अंदर जाकर वो हाई हिल्स वाले जूते, लकड़ी, कैप वगैरह सब ले लेता है। वो जो स्टिक से जिसे चला जाता है बर्फ में, वो सब लेकर ट्रैकिंग के वाले रास्ते पे निकल जाता है, जहाँ पे वो लोग उससे ऊपर जाते हुए देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या सच में तुम थे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में मैं मैं बस देखना चाहता हूँ एक बार। ये बोलते हुए वो ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे दिखता है कि बर्फ के ऊपर ये दो बड़ी बड़ी मोटराइड्स आ रही हैं जिसके हाथ में गन्स हैं। वो जब तक चिल्लाता है वैसे वंग जी उस तरफ से बुलेट्स फायर होने लगे थे। वंग जी सबके लिए प्रिपेयर नहीं था। हालांकि वो लोग अपने साथ गन्स वगैरह लेकर ही आए हुए थे, लेकिन नहीं थे। अब सारे मिलाकर 9 लोग ऊपर थे, विंग एक लाकर 10 था। उधर से बहुत सारे लोग थे जो कि आ रहे थे। विंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं ये क्या है? वो उस तरफ जल्दी जल्दी जाने लगता है। थोड़ी ढलान थी, चढ़ाई थी, पर फिर भी वो भागने लगा था। अब ये लोग इस तरफ से बच गए थे और अंकल को छुपा लिया गया था ताकि वो न अब सब वो खुद डर रहे हुए थे। पर फिर भी इधर से क्रिस और रंगजी वो लोग भी गन्स निकाल कर शूट कर रहे थे। विंग बीच में था और वो इधर भी और उधर भी। विंग वांगजी को ऐसे ना जब गन चलाते हुए देखता है तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। और इस वक्त वंग जी जब विंग तो देखता है तो चिल्लाते हुए कहता विंग भागो वहां से, विंग भागो वहां से। विंग उसे देखते ही फ्रीज हो गया था और कहता है वंग जी सच सच में तुम हो? तो तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? तभी उस तरफ से जांग विम्यांग के लोग विंग को शूट कर चुके थे। उसकी एक गोली हार्ट के पास लगी थी और वो सीधे बर्फ पे ऐसे पुतले की तरह खड़ा था, क्योंकि सामने विंग चिल्लाते हुए कहता विंग हटो वहां से, विंग हटो वहां से। लेकिन विंग बस उसे देखते ही खोया हुआ था। जब उसे एहसास होता है कि ब्लड आ रहा है, अपने हाथ को देखता है और बर्फ में गिरने ही वाला था कि वांगजी के बाहों में था। वांगजी गुस्से में आकर सारे लोगों का खोपड़ी खोल देता वहीं पे और टायर पे, और बाकी जो लोग थे वो लोगों से मारते हैं। अब इधर तो इन लोगों को कुछ नहीं हुआ था, उधर सब लोग को हो गया था। अंकल भी काफी डरे हुए थे। जल्दी से नीचे लेकर विंग को आते हैं तो अंकल पैनिक होते हुए कहते कौन है आप लोग? कहता है घबराए मत, हम लोग बुरे नहीं हैं। और इतना बोलकर किस कहता है सबको बुलाओ, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। जहाँ पे गांव के ही अस्पताल में विंग को भर्ती किया गया था। वांग जी खुद डॉक्टर के पास आते हुए कहता है वो बुलेट्स निकालो। डॉक्टर कहता है हाँ मैं निकाल दूंगा, पर आप शांत हो जाइए। वांग जी कहता है प्लीज निकालो, ये मरना नहीं चाहिए। डॉक्टर कहता है ठीक है। इतना बोलकर वो विंग को अंदर ले गए हुए थे, जहाँ पे विंग का ऑपरेशन चल रहा था। उनकी दादी और वो अंकल दोनों थे वहीं पे। जहाँ पे उसकी दादी कहती है क्या हुआ है उस बच्चे को? जहाँ पे वांग जी कहता है वो वो ठीक तो हो जाएगा ना? मेरी वजह से बुलेट लग गई, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसकी दादी कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। मैं बस उसके लिए यहाँ आया था, मैंने झूठ बोला ये सभी चीज़ें। मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे उसे दूर कर दिया। लेकिन
मैं यहाँ आ गया और अपने साथ मुसीबत ले आया। उसकी दादी कहती हैं, हमारे गांव में हमारे इंसिस्टर का मंदिर है। कहते हैं वहाँ से दिल से जो भी दुआ मांगी जाती है पूरी होती है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाओ उसके लिए प्रार्थना करो। ये बोलकर उसकी दादी उसे लेकर आती हैं जहाँ पे वांग जी। मंदिर थोड़ी ऊंची जगह पे था। इंसिस्टर हॉल्स थे जहाँ पे एक स्टैचू रखा हुआ था जो कि उनके पूर्वजों का था, उस गांव के पूर्वजों का। हम जिसके सामने में कैंडल जला देता है और तालिस्मान था वो रख देता है और 3 अगरबत्ती भी जलाकर रख देता है और घुटनों पे कुशन पे ऐसे बैठा हुआ था जहाँ पे वो उसे प्रे करते हुए कहता है, मैंने आज तक कभी भी किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाए, न ही सर झुकाया, न ही हार मानी। लेकिन मैं ऑलरेडी अपने भाई, अपने मॉम डैड को खो चुका हूँ। एक भाई मेरा मुझसे बहुत दूर है। अंकल की हालत ऐसी है और आज फिर मैं जिससे बेहद प्यार करता हूँ वो उसे गोली लगी है मेरी वजह से। माना कि हम माफियाज हैं, माना कि हमारी दुनिया नॉर्मल लोगों की दुनिया से बेहद अलग है, लेकिन प्यार करने का हक हमें भी है। मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता था, मैं बिल्कुल भी उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसने उसने पहल की। वो मेरे पीछे आया, मेरे दिल में प्यार जगाया और आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे मुझे उसे सेव करना है, मुझे मुझे उसे बचाना है। अगर आज वो मर गया तो मैं सबको मार दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। मुझे उसके साथ पूरी लाइफ रहनी है, मुझे मुझे उसके साथ पूरी लाइफ रहनी है। प्लीज प्लीज उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, प्लीज उसे बचा लो। इतना बोलते हुए वांग जी नीचे अपना सर पटक रहा होता है जहाँ पे के साथी कहता है, सर क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, ये ऐसे सुन लेगा ना, उसे बचा लेगा ना। किस कहता है, वो खतरे से बाहर है, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। जहाँ पे क्रिस वांगजी को लेकर आता है। सारे लोग वहाँ पे थे, ऑलरेडी 15-20 जने और थे जो कि पूरा हॉस्पिटल को गार्ड कर रहे थे। वांगजी जब अंदर आता है तो डॉक्टर आते हुए कहता है, देखिए हमने बुलेट निकाल दिए हैं लेकिन होश में आने के चांसेस उनके ऊपर है। जहाँ पे वांगजी कहता है, थैंक यू सो मच। वापस से विंग को नॉर्मल वार्ड में डाला गया था जहाँ पे अंकल और दादी दोनों थे। वांगजी के लिए खाना लाया गया था लेकिन वांगजी कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, नहीं मुझे भूख लगी है, नहीं प्यास। जब तक मैं इसको देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। अंकल और वो दोनों थोड़ी देर रुक कर चले जाते हैं। क्रिस वांगजी की हालत देखकर बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि वांगजी जब से विंग गया है तब से वो पैनिक ही हो रहा है। उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। ये सब कुछ सुनने देखने के बाद इंसान एक लेवल तक ही हैंडल कर सकता है, उसके बाद फ्रस्ट्रेट आउट होना तो बेहद ज़रूरी है। वांगजी भी इस कंडीशन से गुजर रहा होता है। विंग जो कि पूरे 2 दिन हो चुके थे अभी तक होश नहीं आया था। वांगजी उसके हाथ को पकड़े हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास रीजन थे, मुझे लगा कि अगर मैं दूर रखूंगा तो शायद शायद तुम सेफ रहोगे, मैं बस तुम्हें दूर से देख के खुश होता रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। विंग मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो, मुझसे लड़ो, मुझसे गुस्सा करो, मुझ पे चिल्लाओ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला क्यों किया। मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज उठो भी, प्लीज उठो, प्लीज उठो, मुझसे बहस करो, प्लीज उठो प्लीज। रिंग धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कहता है, वांग जी सच में क्या तुम हो? मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी कहता है, हाँ हाँ मैं हूँ। तुम ठीक हो? डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ। विंग कहता है, हाँ दर्द हो रहा है पर मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे देखना है, प्लीज मेरे पास आओ प्लीज। जहाँ पे वांग जी विंग के बेड पे ही विंग को आधे बॉडी को पकड़ के होल्ड कर लेता है। जहाँ पे विंग रोने लगा था, वांग जी कहता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आई एम रियली सॉरी, प्लीज रोना बंद करो। विंग कहता है, मुझसे दूर क्यों गए थे, बोलो मुझसे दूर क्यों गए थे, मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। वांग जी कहता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था,
मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। प्लीज़ तुम मेरी लाइफ लाइन हो, और मैं अपनी लाइफ लाइन को ही खुद से दूर कर रहा था। प्लीज़, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रोते हुए कहता है, मुझसे प्यार करते हो ना? देखो मुझे दर्द हो रहा है, अगर अगर नहीं बोली तो मैं वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, मरना मत प्लीज़। मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को खो चुका, अब और नहीं है मुझ में हिम्मत, प्लीज़। मैंने झूठ बोला। कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैं एक माफिया हूँ, और और मैं बस तुम्हें तुम्हें तुम तुम्हें विंग कहता है, मुझे 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 तुम्हारे साथ रहना है, मरने तक, आखिरी दम तक। प्लीज वांग जी, मुझे दूर मत करो ना प्लीज, मैं मर जाऊंगा प्लीज। ये ब्रेकअप वाला दर्द मुझसे नहीं सहा जाता, प्लीज ना। मैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है प्लीज। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। विंग कहता है, मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करोगे ना? वांग जी कहता है, नहीं करूँगा। ये बोलकर उसे गले लगाए हुए था। जहाँ पे सारे लोग बाहर थोड़े से खुश हो गए थे। डॉक्टर आका विंग को चेक करते हैं एंड देन उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। वांग जी फाइनली उस अंकल को और दादी को ग्रीट करते हुए उस घर का टेक केयर करने के लिए बोल के बहुत सारा पैसा देते ताकि उसके दादाजी के आखिरी घर को सही रखा जाए। वहाँ से विंग को लेकर लाइन हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे पूरे रास्ते विंग मुस्कुरा रहा था। थोड़ा सा लेटा हुआ था सीट पे, क्योंकि वो पूरे रास्ते वांग जी विंग का ख्याल रखते हुए आ रहा था। वो उसे लेकर के लाइन हाउस आता है, जहाँ पे विंग को गोद में लेके वांग जी अंदर इंटर करते ही अंकल उसे देखने के लिए आते हैं। जाके व्हील चेयर पे उसके पीछे उसका बटलर खड़ा था। अंकल उसे देखते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत क्यूट हो। विंग ऐसे शर्माते हुए कहता है उतरने के लिए, जहाँ पे वांग जी कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, मुझे नहीं ग्रीट करना है, उतारो। वांग जी उतार देता है, जहाँ पे विंग ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो अंकल जी, मेरा नाम बी भूषान है। तो कहता है, हाँ ठीक है। इतना बोलते हुए वो उसे अंदर लेके चलने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे लहन किरण उन लोगों को देख रहे होते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लश कर रहा होता है। अंकल उसे देखते हुए कहते हैं, मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। विंग कहता है, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। उसके बाद विंग वांग जी के साथ उसके रूम में आता है। वांग जी का रूम बहुत ही साफ सुथरा, एलिगेंस और खूबसूरत भी था, डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा था। विंग कहता है, ये तुम्हारा कमरा है? वांग जी कहता है, और आज से तुम यही रहोगे इस घर में पूरी तरीके से सेफ। विंग कहता है, पर मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, और मेरे भाई का बर्थडे भी तो होने वाला है। वांग जी कहता है, मुझे तो पहले लगा था कि तुम घर गए हो ताकि तुम अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर सको, लेकिन तुम बदमाश यहाँ हो और हम सबको डरा दिया था। विंग कहता है, मेरी जासूसी कर रहे थे क्या? मुझे मिस कर रहे थे? वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग कहता, बताओ बताओ बताओ, क्या मुझे मिस कर रहे थे? वांग जी उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, नहीं करना था। विंग कहता, हाँ करना था ना, इतना सारा। मैंने तो बहुत किया, मैंने तो बहुत रोया, पर देखो तो। वांग जी उसे गले लगा लेता है और कहता है, प्लीज दूर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा सच में। विंग कहता, आउच। वांग जी कहता, क्या हुआ? विंग कहता है, खुद ही तो दूर किया था ना, खुद आए थे बोलने के लिए, चलो ब्रेकअप करते हैं। मैंने कहा था कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, दैट्स वाई मैंने नहीं किया। पर मुझसे पूछा तो होता, मुझे कितना दर्द हुआ था, मैं कितना रोया था। मुझे तो लगा जैसे मेरी सोल मेरी बॉडी से निकल के भाग गई और मैं मर जाऊंगा। मुझे तो सच में लगा था कि मैं 2-3 मंथ में मर ही जाऊंगा। वांग जी वापस से गले लगा लेता कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। विंग कहता, वो तो हो। वांग जी कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी दुनिया अंधेरे से भरी हुई है, क्या तुम चल पाओगे? विंग कहता है, मैं उसमें रोशनी बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता घर के बाहर क्या करते हो, पर घर में वो सभी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं बस अपनी फैमिली और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, इतना तो हक दो मुझे। वांग जी कहता है, विंग उसे गले लगा लेता है, वांग जी को बेड पर ला देता है
हाँ उसे किस करने लगा था, क्योंकि वो दोनों भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को नोच रहे होते हैं। विंग के बॉडी को देखते ही वांग जी कहता है रुको। विंग कहता है यहाँ बुलेट लगी है, नीचे थोड़ी लगी है। जहाँ पे विंग ब्लश कर रहा होता है वांग जी बोले ओ तो तुम्हें इसमें भी। विंग कहता है मैं करूँ। वांग जी फिर विंग को जेंटली किस करने लगा था, तो फिर उसे लिटा देता और कहता है नहीं करना है, स्टिच अगर खुले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग तो खींच रहा होता है, वांग जी कहता है बोला ना नहीं करना है। घर लेके आया है, ट्रैवलिंग से आए हैं, कितने देर लॉन्ग वे में कार चली है, झकन पड़ा है, डॉक्टर को दिखाना है मुझे। किस किया ना, तो विंग कहता है मुझे होल्ड करके लेटे रहो। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद उसे गले लगाए हुए था, फिर उसे सुला देता है। सो जाने के बाद वांग जी नीचे आता है तो अंकल कहते हैं इतने क्यूट से बच्चे का दिल दुखा रहे थे। नहीं, बहुत ही प्यारा नाम है। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी अंकल। अंकल कहते हैं अब जब लेके आया हो तो छोड़ के मत जाना, मुझे भी तो कंपनी मिले। वैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। वांग जी कहता अब उसकी ज़रूरत नहीं है। कहता वो सही है, हमारी जिम्मेदारी है वो, तो हम उसकी देखभाल कर लेंगे। विंग बहुत ही प्यारा बच्चा है, वांग जी उसका ख्याल रखना। तो वांग जी कहता है जी अंकल। उसके बाद कहता है आगे का क्या सोचा है। वांग जी कहता है मैं उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। तो अंकल कहते हैं इसमें उसकी बेटी और उसके बच्चे का कोई दोष नहीं है, तो उसे छोड़ दो। रहा सवाल उनके और उनके पूरे लोगों का, तो उसके साथ जो चाहे वो करो। वांग जी कहता है ठीक कहा आपने। इतना बोल कर वो लोग थोड़ा बहुत प्लान डिस्कस करते हैं। उसके बाद खाना वाना खाते हैं। फिर विंग के लिए ऊपर लेकर आता है जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी उसे बहुत प्यार से उठाता है, फिर उसे उठा के बिठाता है, खिलाने लगा था। विंग उसे देखते ही कहता है क्या कहीं जा रहे हो। वांग जी कहता है हाँ, कुछ लोगों का हिसाब बाकी है। एक बात बोलूं, मैंने ब्रेकअप करने के लिए क्यों बोला तुम पूछोगे नहीं। विंग कहता है इसके पीछे कोई रीज़न होगा, अगर बताना चाहो तो बता दो, नहीं बताना तो मत बताओ। तो वांग जी कहता है उस दिन मेरे भाई का डेथ हुआ था। उन लोग मैरिज रजिस्टर ऑफर गए थे शादी रजिस्टर करने के लिए, और वहाँ पे उनके पक्षी बोलते बोलते रुक जाता है। तो विंग हाथ रखते हुए कहता है प्लीज़ सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, पता है। वांग जी कहता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो। विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, जब मुझसे दूर हुए थे तो मैं कितना टूट गया था, तो वो तो तुम्हारा भाई था ना। हम्म। वांग जी कहता है मेरा वेट करना और सो जाना, और हाँ जब तक मैं ना आऊँ मैं तुम्हारा नाम न पुकारूँ, कभी भी किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। जहाँ पे विंग कहता है उसके बाद विंग सोने चला जाता है। वांग जी नीचे आता है। क्रिस और उसके सारे बंदे, इवन सीजन का भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड जितने भी बचे हुए थे वो सब बदला लेने के लिए निकल जाते हैं। इधर विंग इतने दिनों से वो तो वहाँ पे उसका नेटवर्क नहीं लग रहा था, यहाँ आने का तो उसके पापा उसे कॉल करते हैं। विंग कॉल उठाते ही कहता है हेलो। उसके पापा कहते हैं अपने भाई के बर्थडे में घर नहीं आना है। विंग कहता है नो डैड मुझे नहीं आना, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहना। उसके डैड कहते हैं वो देखो तो इस लड़के को कितना ब्रेव हो गया है, बॉयफ्रेंड भी बना लिया और उससे हमें मिलवाई हुई भी नहीं। तो विंग कहता है अभी नहीं, जब सही समय आएगा तो मैं मिला दूंगा, और मेरे भाई को बोलो थोड़ा पढ़ाई कर ले, कब तक वो छोटा ही रहेगा। तो कहता है आह कुछ भी, मैं बड़ा हो गया हूँ। विंग कहता है हाँ पर तुम तो हो गए मुझसे छोटे ही ना। जहाँ पे दोनों नोक झोंक कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी मम्मा कहती है तुम ठीक तो हो ना विंग। विंग कहता है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। उसकी मम्मा कहती है मुझे लगा था कि शायद मेरे बच्चों को कुछ हुआ है, तो कितने दिनों से तुमने कॉल नहीं किया था। तो विंग कहता है मम्मा मैं दादाजी के घर गया था, इसी वजह से मैं कॉल नहीं कर पाया। तो उसकी मम्मा कहती है वाह तुम गए थे तो बताना चाहिए था ना, वहाँ से हम कुछ मंगवाते। तो विंग कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गया था मॉम। तो कहता है ओहो हमें मिलवाने लाओ। विंग कहता है ओके मम्मा, इतना बोल कर अपने पापा मम्मा को कॉल कट कर देते हैं। इधर वांग जी भी अपने सारे बंदों के साथ रात के टाइम पे निकला था। अचानक से जंग हाउस पे हमला करता है। जितने भी लोग सो रहे होते हैं उस घर के हर एक सिंगल शख्स को मार देता है। इवन फेमियांग के रूम में पहुंचने के साथ ही वांग जी पहले तो उसका मुंडी तोड़ता है, फिर उसके बाद उसको शूट करता है। उसकी वाइफ के सामने में ही उतनी ही गोलियां मारता है जितने कि सीचन को लगा था। फेमियांग को भी वो नज़ारा देखने के साथ ही अपने बेटे को मारने का गम, वो सभी चीज़ें, लास्टली वो नीचे लेटा पड़ा था अपनी आधी बॉडी के साथ में, तो वो गन्स लेकर खुद ही शूट कर लेता है। जहाँ पे तब जाकर वांग जी को शांति मिली थी। रात के नरसंहार के साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज का सारा डाटा को इनक्रिप्टेड करते हुए पूरे बंगलों को आग लगा देता है। आग लगाने के साथ ही वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ताकि वो सब कुछ देख सके। जब लास्ट में 10-15 मिनट बाद क्रिस कहता है सर हमें चलना चाहिए। वांग जी कहता है आज मेरे भाई को और उसके पार्टनर दोनों को आत्मा को शांति मिल गई होगी, है ना। किस कहता है हाँ सर चलिए चलते हैं।
इतना बोल वो लोग वापस से लेन हाउस के लिए निकल गए थे, जहाँ पे वांग जी की ज़िंदगी, उसका प्यार उसके लिए वेट कर रहा था। घर आते ही विंग बात करने के साथ ही सो गया हुआ था। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी और वांग जी के दिल में सुकून। वो घर आते ही अपनी दवाई को साइड कर देता है, विंग के बगल में जाता है जहाँ पे विंग लेटा हुआ था, उसे होल्ड करते हुए बाहों में लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, लेकिन आज के बाद मैं मरूं या जीऊं, हमेशा मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा विंग, क्योंकि मैं समझ गया हूँ हम हम अलग नहीं हो सकते, हम अलग होने के लिए बने ही नहीं हैं। ये बोलते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे विंग कहता है, वांग जी क्या तुम आ गए? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है क्या तुम्हारा बदला पूरा हुआ? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है सो जाओ। इतना बोल उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे वांग जी कहता है इतना बोल उसके फोरहेड पे किस करते हुए आंखें बंद कर लेता है। दोनों नींद की गहराई में उतरे हुए थे। अगले दिन सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो वांग जी के बालों को केयर्स करते हुए उसे देखता है और कहता है, सपने जैसा लग रहा है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं वापस से आ पाऊंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी। ये बोलते हुए मुस्कुरा रहा था तो वांग जी आंखें खोलते हुए उसके सीधे लिप्स को काट देता है, जहाँ पे विंग आ करता है तो कहता है क्या देख रहे थे? विंग कहता है देख रहा था कि ये सपना है या फिर रियलिटी। वांग जी कहता है क्या लगा? विंग कहता है रियलिटी। वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है वरना तुम्हें पता है। विंग कहता है पर मेरा मन है। वांग जी कहता है विंग प्लीज कंट्रोल करो, टाँगे खुल जाएंगे। विंग कहता है फिर मुझसे प्यार करो। इतना बोलकर उसे गले लगा के चिपका हुआ था। तो उसके बाद वांग जी कहता है तुम्हारे पापा से बात करनी है शादी के लिए, थोड़ा डर लग रहा है। विंग कहता है वो तो है, वैसे मम्मा पापा को पता है। वांग जी कहता क्या, क्या कहा? जो कहता वैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी खुशी चाहते हैं ना। तो वांग जी कहता है ठीक है। इतना बोलकर तो विंग की तरफ देखते हुए कहता है हम उनसे मिलने चलेंगे। विंग कहता है ठीक है। फिर वो दोनों साथ में नहाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग की बॉडी को पूरा वाइप वाइप करके कपड़े वगैरह बदल देता है। और जहाँ पे वांग जी थोड़े से लस्ट भरे एज के साथ में उसे देख रहा था, पर फिर भी उसे पता है विंग को गोली लगी है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, अब वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो उसे अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाकर उसके बाद पेन किलर दे करके और उसे नीचे ले आता है। फिर वो लोग सब साथ में खा रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं देखो तुम दोनों को पूरी लाइफ साथ में रहनी है, साथ में रहो, पर शादी जैसे शब्द का उच्चारण मत करो। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मेरा पहला बच्चा चला गया उसी तरीके से तुम दोनों बस खुश रहो, साथ में रहो, घर में चलो सिस्टर के सामने में क्लासिकल तरीके से बो डाउन करो और एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करो। इतना बोलकर लैन किरण व्हील चेयर पहुँच लेते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग इंसेस्टर हॉल आते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों नीचे बैठे हुए थे। अंकल कहते हैं चलो शुरू करो। फिर वो दोनों 3 बार ऐसे एक दूसरे को बो डाउन करते हुए, दोनों को हस्बैंड्स के रूप में स्वीकार करते हुए बुद्धाज मंत्र चैंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं, हाथ पकड़ते ही फाइनली ग्रीड लेते हुए कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। अंकल किरण को थोड़ा सा राहत था, क्योंकि इस बार वो खोना नहीं चाहते थे किसी को। डर जिसकी वजह से अंकल किरण को लगता था कि शायद उसके घर का 2 चिराग जो कि रोलान और वांग जी बचे हैं कहीं बुझ ना जाए। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अंकल कहते हैं इस गद्दी के वारिस तुम हो, मेरे के बाद तुम इसे संभालना और हाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं मरते दम तक विंग और रोलान का ख्याल रखूंगा। तब जाकर विंग को पता चलता है कि रोलान उसका भाई है, पर उसने अभी तक उसे देखा नहीं है। उसके बाद वो लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों खुश थे। थोड़े दिन एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने के बाद जब विंग थोड़ा ठीक हो जाता है तो फाइनली वो अंकल से कहता है वो उसके फ्रेंड से मिलना चाहता है, जहाँ पे विंग उसे हाँ में बोल देता है और उसे लेकर उसके घर के लिए निकल जाता है। वो जब उसके घर आता है तो विंग डोरबेल बजाता है, उसकी मम्मा डोर ओपन करते उसे गले लगा लेती है और पीछे वांग जी को देखकर कहती ओए होए इतना हैंडसम मेरा दामाद है। विंग कहता है अंदर से उसका हाई स्कूल में पढ़ने वाला भाई बाहर आते ही कहता है ओहो किसे लेकर आए हो? तो वांग जी कहता है हाय। वो उसे मुंह बनाते हुए देख रहा था, जहाँ पे वो कहता है तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, मतलब मेरे होने वाले जीजा जी। तब इसके फादर वांग जी को देखते और कहते हैं आप? वांग जी कहता है मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ। विंग कहता है
आप सब इतना फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? आपने कहा था कि उन्हें देखना है तो मैं ले आया। अगर आप लोग मना करेंगे फिर भी हमारी शादी हो चुकी है। उसकी मम्मा कहती है, कम से कम हमें एक बार बताया तो होता। हम तो बस तुम्हारी शादी खुशी चाहते हैं। यहाँ पे इतना बोल उसकी मम्मा उसे लेके चले जाती हैं। वंग जी वहाँ पे बैठा हुआ था, उसके पापा उसे घूर के देख रहे थे, जहाँ पे वंग जी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए फाइनली कहता है, अंकल मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैं एज में बड़ा हूँ, पर मैं उसे खुश रखूँगा। हमारी जनरेशन गैप थोड़े अलग है, हालात भी थोड़े अलग है, लेकिन मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा बस एक ही काम है कि मैं उसे हर हाल में खुश रखूँ। उसके पापा थोड़ा झल्लाते हुए कहता है, देखो तो उसे, वो अपना बचपना खोता जा रहा है और मैच्योरिटी वाली बातें कर रहा है। तुमने मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू किया है? भंग जी कहता है, मैंने कोई जादू नहीं किया, उल्टा उसने मुझ पे जादू किया है। मैं तो प्यार जैसे शब्दों को जानता भी नहीं हूँ, इन सब फीलिंग से बिल्कुल दूर हूँ, बिल्कुल नीरस आदमी हूँ, लेकिन उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा अंकल प्लीज़। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "हम्म," इतना बोलकर चले जाते हैं। जहाँ पे खाना लग गया था, वांग जी और सब लोग खा रहे होते हैं। विंग अपने डैड का शक्ल देखते हुए वांग जी के कान में कुछ कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है। लास्टली जब सब लोग खा रहे होते तो सब लोग बर्तन उठा उठा के रख रहे थे, तो वांग जी अपने हाथ को ऐसे करते हुए वॉश करने लगा था बर्तन। बेचारे को बर्तन धोने आ तो नहीं रहा था, पर थोड़ा बहुत उसने देखा हुआ था कैसे धुलता है ना, तो वो धोता था। और जब भी वो खाना खाता था, बाहर से खाना आता था तो डब्बा फेंक देता था, तो उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। फिर वो स्पॉन्ज लेकर इसे रगड़ रहा था। उसके पादों से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें तो बर्तन धोने भी नहीं आता, मेरे बेटे का कैसे ख्याल रखोगे? हटो, मैं दिखाता हूँ। इतना बहुत बर्तन धोने लगे थे। यहाँ पे विंग कहता है, पा उस घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, खाना बनाने वाले लोग भी हैं, तो इन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वांग जी ऐसे कहता है, जी। तो उसके पापा कहते हैं, तुम करते क्या हो? तो कहता है, मैं आर्म डीलर हूँ। कहता है, हाँ? कहता है, मैं मतलब कि आर्मी लोगों को डील करता हूँ अंकल। कहता है, ओह अच्छा काम है ना? वांग जी कहता है, हाँ 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 अच्छा काम है। जहाँ पे विंग कहता है, पा उसके पापा कहते हैं, ठीक है तुम दोनों को, हाँ साथ में रहो, खुश रहना, और तुम बर्तन धोना सीख लो, कभी नौकर चले गए छोड़ के तो। मतलब उसके पापा को लग रहा था जैसे मिडिल क्लास के थोड़े से रहते ना कि दो नौकर, लेकिन उन्हें क्या पता भाई इनका खुद का विला है। उसके बाद विंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट। जहाँ पे उसके पापा बर्तन धो रहे थे और वो पानी से धो धो के रख रहा होता है। उसके पापा कहते हैं, तो और बताओ पढ़ाई लिखाई? वांग जी हालांकि पढ़ा लिखा तो था ही, तो वो बता देता है। उसकी पढ़ाई लिखाई देख कर सुनकर तो उसके पापा चौंक ही गए थे। फिर कहते हैं, तो फिर ये क्यों? तो कहता है, फैमिली बिजनेस है इसलिए करना पड़ रहा है। कहता है, ठीक है, मेरा बच्चा बहुत ही मासूम है, वो सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में कभी नहीं सोचता। तो वांग जी कहता है, अंकल मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मुझे मना मत कीजिएगा, मैं सब कुछ करूँगा। इतना बोलकर बेचारा 90 डिग्री सीधे बो मारता है। जहाँ पे उसके पापा उसे देखते कहते हैं, हाय आजकल के ज़माने में इतने संस्कारी बच्चा कहाँ मिलते हैं, और हमारा वांग जी संस्कारी किधर से लग रहा था भाई। हाँ जी कहता है, मैं दिल से कहता हूँ। उसके पापा कहते हैं, ठीक है। और सब लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी मुस्कुरा रहा होता है। तो विंग कहता है, कम हो गया? वांग जी इशारा में बोल देता है, फिर उसकी मम्मा कहती है, ये हुई ना बात। फिर अपने हस्बैंड से कहता है, हनी तो कैसा लगा हमारा दामाद? तो कहता है, इसे तो बर्तन धोने भी नहीं आते, ये हमारे बेटे का क्या ही ख्याल रखेगा। जहाँ पर उसकी मम्मी कहती है, ओ बेबी तुम ना बर्तन धोना सीख लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बर्तन के चक्कर में अलग सोना पड़े। वांग जी कहता है, जी आंटी मैं सीख लूँगा। जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों फिर बाद में मुस्कुराने लगे थे। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर ग्रीट करते हुए कहता है, आंटी अब हमें चलना है। उसकी मम्मा कहती है, अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये बोलकर उन दोनों को जाने देती है। जहाँ पे विंग और वो दोनों कार में आके बैठते ही मुस्कुराने लगे थे, हंसने लगे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है, सीरियसली मुझे बर्तन धोना सीखना पड़ेगा क्या? विंग कहता है, हाँ नेक्स्ट टाइम आओ तो पापा को इम्प्रेस करना पड़ेगा ना। जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ घन चलाने बोल दो, मैं चला दूंगा। वांग जी की बात सुनते हुए विंग कहता है, मैंने बोला था ना ये सभी चीजें बाहर रखो। वांग जी कहता है, ओके ओके बेबी, मैं बर्तन धोना सीख लूंगा। चलो घर चले। तो विंग कहता है, ये बोलकर वांग जी विंग के हाथ में हाथ ऐसे फंसाता है। एंड देन मुस्कुराते हुए वो बोलता है क्रिस को, चले। क्रिस भी लाइक, सर सब कुछ अच्छा हो गया है ना? तो वांग जी कहता है, बस नजर रखना, कोई नया दुश्मन जरूर पैदा हो रहा होगा जो हमसे टक्कर लेने वाला होगा। यहाँ पे विंग उसके शोल्डर पे सर रख देता है और आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो उसे वांग जी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस वांग जी चाहिए। वांग जी कहता है, कान में ब्लूटूथ लगा लो। विंग कहता है, गुड गुड।
वो ब्लूटूथ लगा लेता है एंड देन वांगजी के सीने पे सर रखे हुए सो रहा होता है, जहाँ पे वांगजी किसी से बात करते हुए जा रहा है। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और थोड़ा सा डिले हुआ, हाँ मुझे पता है तुम लोग मुझे याद नहीं करते, इसलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ पूरा कंटिन्यू करने की। ओके ना, देन तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।